हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में जेई एडवांस 2019 केमिस्ट्री पेपर हम सॉल्व करेंगे, पेपर 1। और काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा गाइस। राइट, ये मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ वीडियो की ताकि हम कंसेप्ट्स को समझ सकें। राइट, सिर्फ रादर देन जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, मेरा जो ध्यान रहेगा जो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने में रहेगा कि ताकि आगे कुछ इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। राइट गाइस, सो ये पेपर 1 है, पेपर 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। द ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड इन द बोरेक्स बीट टेस्ट ऑफ ए क्रोमियम 3 साल्ट इज ड्यू टू। नाउ देखिए गाइस, जब भी आपको बोरेक्स बीट टेस्ट दिया जाए और उसमें कलर किसकी वजह से पूछा गया है, इसका एक डायरेक्ट आंसर होता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आंसर देखना है तो हमेशा जो इस टाइप के कंपाउंड्स होंगे MxBO2Y, सो इस टाइप के कंपाउंड्स ही बोरेक्स बीट टेस्ट में, चाहे मैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अकॉर्डिंग कलर थ्रो कर रहे हो या फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में, सब के सब जो ये इस टाइप का कंपाउंड बनता है इसके अकॉर्डिंग ही आपका कलर आता है। एम यहाँ पे आपका है मेटल, कोई भी इस केस, जैसे इस केस में क्रोमियम हो गया या कॉपर आयन ले लें हम, सो इसको आप बोलते हैं मेटाबोरेट्स। राइट, ये जो भी कलर आपका आता है बोरेक्स बीट टेस्ट में इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोरेट। राइट गाइज, सो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, आपको क्रोमियम +3 सॉल्ट है तो CrBO23 इज आर करेक्ट आंसर। राइट गाइज, ऐसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और BO2 के ओवरऑल माइनस है। राइट, सो गाइज, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि डायरेक्ट आपको आंसर अगर पूछा गया तो आप इस तरह से आंसर लगा दे। नाउ ये बोरेक्स बीट टेस्ट है क्या गाइज, और ये कलर की जो फॉर्मेशन है हुई क्या, मैं जल्दी जल्दी आपको एक हल्का सा आइडिया दूंगा। देखिए गाइज, Na2B4O7.10H2O, ये मेरा है बोरेक्स। राइट, इसको जब आप हीट करते हो, बिकॉज एक हाइड्रेट है, तो सबसे पहले जब आप हीट करोगे तो ये हाइड्रेट निकल जाते हैं और आपका Na2B4O7 रह जाता है। इसको आप बोलते हैं बोरेक्स को दूसरा नाम क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम टेट्राबोरेट तो ये हो गया एंड डेकाहाइड्रेट ये हो गया। जब आप हीट करते हो तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली उड़ जाएंगे, हट जाएंगे, तो यहाँ पे आपका एनहाइड्रस सोडियम टेट्राबोरेट रह जाता है। अब जब फर्दर आप इसको फिर से हीट करते हैं आगे, तो ये दो कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। पहला है NaBO2 और दूसरा है B2O3। नाउ गाइज, ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही ज्यादा फेमस कंपाउंड है। तो ये एक बेसिकली ग्लासी बीड है। अभी मैं इसका फोटो दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। NaBO2 को आप बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3 को आप बोलते हैं बोरिक एनहाइड्रेट। राइट, एंड कंबाइंड होके ये ग्लासी बीड बनाते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। अब देखिए टेस्ट होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए गाइज, एक बंसन फ्लेम होती है। राइट, तो इसमें दो तरह की फ्लेम्स हैं। बाहर वाली तो कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और अंदर वाली होती है रिड्यूसिंग फ्लेम। राइट, ना अब होता क्या है, सबसे पहले आप एक प्लेटिनियम का वायर लेते हैं और आगे एक छोटा सा फंदा बना देते हैं, गोली सी बना देते हैं, आगे हवा जा सके। अब इसको आप बंसन फ्लेम में रेड हॉट कर देते हैं एकदम, और रेड हॉट हो जाए जब प्लेटिनम वायर, तब उसको आप बोरेक्स के जो सॉल्ट है उसमें आप डिप कर देते हैं। इसको फिर गर्म करते हैं, डिप कर देते हैं, फिर गर्म करते हैं, थोड़ा और डुबाते हैं। तो आप इसको इतना गर्म करते हैं कि ये जो बीड है बोरेक्स है ये फूल जाता है और ये फूल के ग्लासी बीड की तरह दिखने लग जाता है ऐसी। राइट, अब ये देखें, ये प्लेटिनम वायर है बेसिकली। राइट, ये प्लेटिनम वायर है। प्लेटिनम वायर में आपने बोरेक्स को चढ़ाया हुआ था और ये फूल गया है पूरा। राइट, और ग्लास की तरह दिखने लगा है। तो इस टाइप की जो बीड है आपकी बन जाती है। जैसे ही आपकी बोरेक्स की बीड बनी, इस बोरेक्स की बीड को अब आप सॉल्ट जिसको आप टेस्ट करना है, एनालाइज कर रहे हैं, उस सॉल्ट में डिप करते हैं, उसको फिर गर्म करते हैं। पहले तो चाहे आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में करते हैं, डिफरेंट कलर देगा, फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में करते हैं, उसमें डिफरेंट कलर बनता है। लेकिन ध्यान रखें, दोनों में मेटाबोरेट्स ही की वजह से ही बनता है। ऑब्वियसली जो मेटल आयन होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरी होगी, लेकिन होगा मेटाबोरेट ही। याद याद रखें इस बात को। सो इसको जब आप साल्ट में डिप करेंगे और फिर गर्म करते हैं तो
कलर आ जाता है इस बोरेक्स बीड पे कुछ ऐसे। ओके गाइज, देख रहे हैं आप? तो इस तरह का कलर जब आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि कौन सा कलर है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सो जो रिएक्शन होती है, मैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझाने के लिए रहेगा कॉपर वाला। देखिए गाइज, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉपर सल्फेट लिया। सो जब आप इसको हीट करते हैं तो ये CuO प्लस SO2 प्लस O2 में डिवाइड हो जाता है। बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस नहीं की मैंने। ओके गाइज, तो जो ये CuO है, अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो कॉपर है Cu2 प्लस ऑक्सीजन स्टेट में। नाउ जब आप Cu2 प्लस को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डालते हैं, जब भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डालेंगे, इसका मतलब ये है कि ये B2O3 यानी बोरिक एनहाइड्राइड था, उससे रिएक्शन कर रहा है। इससे रिएक्शन करने के बाद ये ऑब्वियसली मेटाबोरेट बनाता है यानी CuBO2। राइट गाइज, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कलर दे रहा है इस मेटाबोरेट की वजह से दे रहा है। नाउ जब आप इस मेटाबोरेट को अगेन आप रिड्यूसिंग फ्लेम में डालते हैं ना, क्योंकि रिड्यूसिंग फ्लेम का मतलब क्या है, रिडक्शन कर रहा होगा ये इस कंपाउंड को ना, क्योंकि ये Cu2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो ये रिड्यूस होके यहाँ पे जो मेटाबोरेट बनाएगा CuBO2, इसमें ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। राइट गाइज, आई होप आपको समझ में आएगा। सो जो कलर इस बार देगा तो ये वाला मेटाबोरेट देगा। एक बात और ध्यान रखें, इसको अगर आप फर्दर हीट करेंगे तो ये कॉपर मेटल में भी रिड्यूस हो सकता है फर्दर, जिसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सो ये इतनी सारी चीज़ थे, आप कंफ्यूज मत हो। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो रिएक्शन का फ्लो रहता है वो क्यों रहता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में किया, B2O3 से रिएक्शन होगी मेनली, +2 से +1 में आया, इधर ये +2 मेटाबोरेट बना, मेटाबोरेट फिर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, उसके बाद अगेन फर्दर रिड्यूस करेंगे रिड्यूसिंग फ्लेम में, तो ये Cu+ में Cu0 ऑक्सीजन स्टेट में भी आ सकता था। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलेमाइन, मैलेचाइट, मैग्नेटाइट एंड क्रायोलाइट रेस्पेक्टिवली आर। नाउ गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन में या तो हमें याद है फॉर्मूलेज तभी कर सकते हैं, या फिर अगर मुझे 1-2 याद है और मैं ऑप्शन को हटाने की कोशिश करके तब सोल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। नाउ अगर आप गौर से देखें, इसमें मैग्नेटाइट्स इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन आपका और है। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं गाइज, अब पता लग जाएगा आपको। मैग्नेटाइट Fe3O4 को बोलते हैं। इन सब के मैं बारे में हल्का हल्का सा डिस्कशन दूंगा ताकि आपको नेक्स्ट जो एग्जाम्स होंगे उनमें ये और आपके पक्के हो जाएं। फिलहाल अभी मैं क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि Fe3O4 गाइज मुझे पता है कि मैग्नेटाइट को है। तो देखिए, आप इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि मैग्नेटाइट Fe3O4 है, यानी ये वाला Fe2O3 दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे Fe2O3 दिए। तो जहां मेरे पास 4 ऑप्शन थे, मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। नो अगेन फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बाकी के 3 में से कोई एक का भी फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप उस हिसाब से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका इसी तरह है कि आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ऑप्शन कैंसिल आउट करके हो रहा है। लेकिन फिर भी हम इसको अब क्वेश्चन को सोल्व करें तो देखिए, पहला है आपका कैलेमाइन। नाउ देखिए गाइस, कैलेमाइन एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक ओर है, राइट। और ये स्टार्टिंग में कैलेमाइन को ओर ऑफ जिंक बोला जाता था, राइट। और बेसिकली इसका नाम कैलेमाइन आया क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले एक बेल्जियम के टाउन में हमें मिला था, वहां पे सबसे पहले पाया गया था। उस बेल्जियम का जो टाउन था उसका नाम था ला कैलेमाइन, राइट। अब इस जो एक कैलेमाइन नाम आया बेसिकली उस जगह के नाम से है, ला कैलेमाइन यानी कैलेमाइन। स्टार्टिंग में उन दिनों में गाइज सिर्फ और सिर्फ इस जो एक कैलेमाइन था यही पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ इकलौता और है जिंक का। आगे एक केमिस्ट आए स्मिथसन ने कहा कि जो ये ओर ऑफ जिंक है, बेसिकली हम दो तरह के कंपाउंड को, दो तरह के ओर को कैलेमाइन बोल रहे थे वे। एक तो जिंक कार्बोनेट को भी ओर ऑफ जिंक को बोल दिया करते थे वे लोग स्टार्टिंग में, एंड जिंक सिलिकेट को भी ये कैलेमाइन बोला करते थे स्टार्टिंग में। तो दोनों को ओर ऑफ जिंक बोला जाता था कि जिंक का ओर है ये भी और ये भी। उस टाइम पे क्या था, स्टार्टिंग में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, तो स्मिथसन तो इन्होंने सबसे पहले डिस्टिंग्विश किए जिंक कार्बोनेट और जिंक सिलिकेट। इन्होंने कहा कि जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3 ही असल में आपका कैलेमाइन है, राइट। इसको कैलेमाइन बोल दिया गया और इसको बोल दिया गया हेमीमोर्फाइट। नाउ आपको
आगे इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि कैलेमाइन अगर आगे से पूछा गया आपको कहीं भी, तो आप ये याद रखिए कि ये और एक स्टोरी ये याद रख लें कि जिंक के ओर को कैलेमाइन बोलते थे क्योंकि बेल्जियन टाउन ला कैलेमाइन में मिला गया था, एंड जिंक कार्बोनेट और जिंक सिलिकेट दो को डिस्टिंग्विश कर दिया था। नाउ क्योंकि ये तो हेमीमॉर्फाइट हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया कैलेमाइन। अब क्योंकि स्मिथसन ने इसको डिस्टिंग्विश किया था जिंक कार्बोनेट को, इस वजह से जो ये कैलेमाइन है इसको आप स्मिथसोनाइट भी बोलते हैं। राइट गाइस, तो ऐसे आप स्टोरी याद रखें। फिलहाल इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। राइट नाउ अब देखते हैं दूसरा मैलेचाइट। सो मैलेचाइट बेसिकली कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड मिनरल को बोलते हैं, यानी Cu2CO3OH2। नाउ बेसिकली ये इसमें दो टाइप के जो कंपाउंड है मिक्स होते हैं, एक तो CuCO3 एंड डॉट CuOH। नाउ इसमें क्या होगा कि कार्बोनेट भी है एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है, तो मैलेचाइट बेसिकली कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड मिनरल को आप मैलेचाइट बोलते हैं। नाउ ये मैलेचाइट नाम आया कहाँ से, अगर आपको ये देखा जाए तो बेसिकली मैलेचाइट एक ग्रीक वर्ड से आया है। जैसे आपका कैलेमाइन एक फ्रेंच वर्ड आया था ला कैलेमाइन, ऐसे ही एक ग्रीक वर्ड से आया है मैलेचाइट, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है मेलो ग्रीन स्टोन। मेलो ग्रीन स्टोन, राइट। स्टोन तो हो गया क्योंकि और था। नाउ ये मेलो ग्रीन क्या है, एक प्लांट का कलर है। एक बेसिकली एक प्लांट होता है जिसका जो कलर है मेलो ग्रीन होता है, तो उस टाइप का जो कलर को से मिलते जुलते स्टोन का कलर था, तो इसलिए इनको मेलो ग्रीन स्टोन बोल दिया जाता है स्टार्टिंग में। तो ग्रीक में मैलेचाइट बोला जाता था, तो वहीं से आपका ये नाम आ गया। तो कुल मिला के आपको आई होप समझ में आया होगा। सो अगला देखते हैं आपका मैग्नेटाइट। सो गाइज मैग्नेटाइट यानी Fe3O4, इसको आप आयरन 2,3 ऑक्साइड भी बोलते हैं। मतलब इसमें जो ओर में आयरन है Fe, वो Fe2+ ऑक्सीजन स्टेट के भी मिलते हैं एंड Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के भी मिलते हैं। यानी Fe2+ यानी FeO की फॉर्म में मिलता है, प्लस Fe3+ यहाँ पे Fe2O3 की फॉर्म में मिलता है। तो अगर आपको कोई पूछे Fe3O4 मतलब FeO प्लस Fe2O3 आयरन 2,3 ऑक्साइड को बोलते हैं। राइट गाइस, समझ में आपको। और Fe2O3 है, इसको आप हेमेटाइट भी बोलते हैं। सो आप ये याद रखें, बहुत कॉमन था। राइट, सो लास्ट है आपका क्रायोलाइट। क्रायोलाइट बेसिकली इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, दो हैं। देखिए, सबसे पहली तो बात ये एक हैलाइड का ओर है, हेलोजन रहेगी इसमें। और दूसरा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जिस वजह से पूछा जाता है, इकलौता एक ऐसा ओर है उनमें से है जो आज कमर्शियली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। राइट गाइस, कमर्शियली एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो इसका जो क्रायोलाइट का फॉर्मूला है Na3Al(F6), इस F6 की वजह से ये हैलाइड का ओर है, हेलोजन का ओर है। नाउ जो इसका नाम है क्रायोलाइट, ये आया कैसे? देखिए अगेन ये ग्रीक वर्ड है क्रायोलाइट, जिसमें जो पहला वर्ड है क्रायो, ये आया है क्रायोस से। राइट, क्रायोस का मतलब होता है फ्रोस्ट, बर्फ जो जमी होती है व्हाइट कलर की। एंड लाइट आया है लिथोस वर्ड से, जिसका मतलब होता है आपका स्टोन। तो जो बर्फ की तरह स्टोन दिखता है उसको आप क्रायोलाइट बोलते हैं। सो अगेन आपको अगर नाम इसका कलर पूछा जाए किसी पेपर में, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। राइट, सो बेसिकली यही थी, थोड़ा सा बेसिक था। मैं सोच रहा था कि आपको कुछ पता हो ताकि आगे आपकी कोई एग्जाम में दिक्कत ना हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम स्टीरेट which behaves as a strong electrolyte is recorded at varying concentrations of sodium stearate. Which one of the following plots provide the correct representation of micelle formation in the solution? Now critical CMC है, critical micelle concentration है। अब देखिए गाइस, इसमें आपके दो टॉपिक जुड़े हुए हैं। एक तो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंडक्टेंस, और दूसरा है सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक, यानी जो ये CMC मिसेल फॉर्मेशन होती है। जैसे सोडियम स्टीरेट क्या है, बेसिकली क्या है, सोप सॉल्यूशन को, राइट, सोप सॉल्यूशन है, झाग, उसका पॉइंट लिया गया है इसमें। देखा, सबसे पहले तो ये जो लैम्डा m और √c का ग्राफ दिया है, ये ऐसे ही नहीं दिया है।
ये जो देखिए इन्होंने इसमें बोला है कि मोलर कंडक्टिव एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम स्टीरेट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ वी नो गाइस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक मोलर कंडक्टेंस दी गई होती है, इसका एक फॉर्मूला है लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी। और इसको आप क्या बोलते हैं, डिबाई हकल ऑनसेगर थ्योरी। ये होता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो आपकी कोलरोश कंसेप्ट लगता ना, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो आप इसको ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नो ये जो लैम्डा एम है ये मोलर कंडक्टिविटी है, एंड लैम्डा नोट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। या मैं ये कहूँ कि जैसे ही इतना आपका जो सॉल्यूशन है इतना डाइल्यूट हो गया कि जो कंसंट्रेशन है आपके एक्चुअल इलेक्ट्रोलाइट की इज मतलब लगभग जीरो ही होगी, जीरो नहीं हुई है लेकिन लगभग जीरो होगी, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। तो इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर आप इसको कंपेयर करें, ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा एम हो जाएगा, यहाँ पे हो गया रूट सी, तो आप देखते हैं ये इस टाइप का कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे लैम्डा एम लैम्डा रूट सी ये हो गया जैसे इसमें दिखाए गए, और लैम्डा नोट हो गया आपका इंटरसेप्ट यानी जो ये वाला ये डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी आपकी लैम्डा नोट, और जो स्लोप है एम हो गया आपका माइनस ए। सो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो लैम्डा एम आपकी डिक्रीज हो जा रही है, मोलर कंडक्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, जैसे सॉल्यूशन की जो एक्वस सॉल्यूशन में जो डाइल्यूशन है बढ़ती है तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे ही जो आपका सॉल्यूशन है कंसंट्रेशन उसमें इंक्रीज होगी या लेस डाइल्यूट हो रहा है तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। समझ रहे, तो यानी ग्रेटर द डाइल्यूशन ग्रेटर विल बी द कंडक्टिविटी। इस ग्राफ से आपको ये चीज समझ में आती है। तो अगर आप इस देखिए इस टाइप से देखें तो आपको कर्व इस तरह का आना चाहिए था, समझ में। लेकिन अब इसमें जो पॉइंट घुसा दिया एक सीएमसी का भी घुसा दिया। अब सीएमसी का मतलब है क्या और इसमें इसको कैसे इलेबोरेट करेंगे अब आपको वो समझना होगा। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा जो सोडियम स्टेराइट है या जो आप बोलते हैं सोप सॉल्यूशन है, एक टाइप का सोप सॉल्यूशन है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, राइट गाइस। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर लविंग, ये जो पानी से के साथ जुड़ता है ये पार्ट, एंड ये होता है हाइड्रोफोबिक यानी ये होता है पानी से जो अवे जाना चाहता है। समझ में आपको गाइस। नाउ बेसिकली ये जो वो पार्ट है जो कि जो पानी में जो डर्ट होती है या कपड़ों में जो डर्ट होती है उसके साथ अटैच हो जाता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख जाते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक टेल है एंड ये हाइड्रोफिलिक हेड है। नाउ क्या होगा, ये जो टेल है ये डर्ट के साथ मिल जाती है, ये टेल पानी के साथ मिल जाती है, यानी जब पानी फैलाते हैं झाग निकालने के बाद तो वो इस पूरे के साथ डर्ट आपकी निकल चली जाती है। देखिए गाइस, स्टार्टिंग में जो आपने अपने पानी में इलेक्ट्रोलाइट डाला इस तरह से, ये क्या है, एक स्टेरेट आयन है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है। ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है तो अंडर नॉर्मल कंडीशन ये होना चाहिए था कि जो लैम्डा एम और रूट सी का है तो ये वाली कंडक्टिविटी का ये ग्राफ बनना चाहिए था। सिंपल समझ में कि अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता हूँ यानी थोड़ा और साबुन डाल दूं तो इसमें बिजली का जो प्रभाव होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होगा, कम हो जाएगा। या अगर इसमें साबुन थोड़ी सी निकाल दूं किसी तरह से, मतलब पानी बढ़ा दूं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये होना चाहिए था। लेकिन गाइस क्या होता है, एट ए पार्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे जैसे आप साबुन बढ़ा रहे हैं, इसमें साबुन बढ़ा रहे हैं, एक ऐसी कंसंट्रेशन आ जाती है जिसको आप सीएमसी बोलते हैं। यानी उस सीएमसी के बाद ये बेसिकली मिसेल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। इसको पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें, क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग में क्या है, स्टेरेट आयन सरफेस पे है, लो कंसंट्रेशन पे तो इस टाइप से रहेंगे। जैसे आपने कंसंट्रेशन बनाई तो बेसिकली क्या करते हैं, इस तरह की सॉल्यूशन जो कंपाउंड है ये बनना शुरू हो जाता है और ये आपस में एक तरह से गुच्छा बनाना शुरू कर देते हैं। सो इस गुच्छे की वजह से जो नंबर ऑफ आयंस है, अब देखिए गुच्छा बन गया तो नंबर ऑफ जो फ्री आयंस है दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वे रिड्यूस हो गए। देखिए कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है किसी सॉल्यूशन में इज बिकॉज ऑफ दीज आयंस। अब क्योंकि इन्होंने गुच्छा बना लिया आपस में इस तरह से, ये एक तरह से कंबाइन हो गए,
तो ये क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो फ्री आयंस हैं, फ्री आयंस वे कम हो गए। जैसे ही नंबर ऑफ फ्री आयंस कम हुए, कंडक्टिविटी और डिक्रीज होगी, और ग्रेटर रेट से डिक्रीज होगी। समझ में आपको गाइस? इसको अगर मैं दोबारा से ड्रॉ करूं, साबुन है, आपने सॉल्यूशन में साबुन बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक मतलब सपोज ये 10 लीटर पानी था, फिक्स है, इसमें आप साबुन बढ़ा रहे हैं, 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 डिक्रीज हो रही थी कंडक्टिविटी। जैसे ही सीएमसी वाला पॉइंट आया, वो कंसंट्रेशन जिसमें अब इसके ऊपर ये गुच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही गुच्छे बनने शुरू हुए, नंबर ऑफ आयंस दैट कुड कैरी इलेक्ट्रिसिटी वो रिड्यूस हो गया। तो अब क्या होगा, जो लैम्डा यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना और ग्रेटर रेट से डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे? तो ये क्या होगा, पहले यूं जा रहा होता तो अब और स्लोप और ये हो गया। समझ में आपको गाइस मैं किस तरह कह रहा हूँ? तो यानी डिक्रीज तो अब भी हो रही क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज, लेकिन अब ग्रेटर रेट से डिक्रीज हो रहा है लैम्डा। तो बेसिकली इसमें यही पूछा था। आई होप गाइज आपको मैं समझा पाया होगा, एक बार दोबारा देखें इसको। सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज। नाउ गाइज देखिए, इस टाइप के कंपाउंड्स में सबसे पहले आप जो कॉमन पार्ट है उसे देखें। ये COOH है, इसमें भी COOH है, इसमें भी COOH है, एंड इसमें भी COOH का ग्रुप है। तो अब मैं, क्योंकि ये सब में सेम है, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ फिलहाल, तो मुझे अब इस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये तो H इस पे सब में ही है। अब मुझे क्या देखना है कि जो इसके बराबर में जो ये वाला कार्बन है, राइट, यानी ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, या ये वाला कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता करके मुझे ये पता लग जाएगा कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से या कितनी ज़्यादा इजीली ये जो H है, एसिडिक H, ये लूज हो सकता है और ये अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखा सकता है। राइट गाइस, नाउ वी नो ये वाला जो कार्बन है, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। ये वाला है sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्योंकि डबल बॉन्ड है। ये वाला जो कार्बन अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड है। एंड अगेन ये वाला जो कार्बन है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। नाउ वी नो कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैरेक्टर है या इलेक्ट्रॉन को पुल करने का जो कैरेक्टर है, sp का सबसे ज्यादा होता है देन sp2 और उसका ज्यादा होता है sp3 से। sp3 तो इनफैक्ट कुछ भी नहीं पुल करता, sp ही इकलौता है जो इनफैक्ट एसिडिक H रखता है या पुल करता है। एंड अगर आपसे कोई रीजन पूछे इसका, तो इकलौता रीजन यही है कि इसमें जो परसेंटेज S कैरेक्टर है वो ज्यादा है। ग्रेटर द परसेंटेज S कैरेक्टर, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैरेक्टर। ठीक, इसमें 50% परसेंटेज S कैरेक्टर है, इसमें 33% अप्रोक्स परसेंटेज कैरेक्टर, इसमें 25% S कैरेक्टर है। आई होप गाइज आपको ये पता होगा। नाउ अगर आप देखें, इन दोनों को देखने के बाद मैं ये तो डिसाइड कर लिया क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा इस बॉन्ड से, H ज़्यादा आसानी से निकल सकता है, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक है ना, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड था तो इसका कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये सबसे वीक हो गया। ये तो मुझे समझ में आ गया। अब जो कंपैरिजन है इन दोनों में, अब कैसे करें, क्योंकि ये भी sp2 है एंड ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वैसे तो आप देखिए इसको और आसानी से आप ये भी देख सकते थे कि ये प्रॉपर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें क्या है बेसिकली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का कैरेक्टर है क्योंकि ये रेजोनेंस में है ना। तो ओवरऑल आप ये कह सकते थे कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है इससे ज़्यादा है, तो सेकंड विल बी ग्रेटर देन 3। लेकिन फिर भी मुझे और थोड़ा आगे और देखना है, तो आप ये देखिए कि ये सिंपल डबल बॉन्ड है और यहाँ पे यही जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, लेकिन इधर ये पूरी बेंजीन रिंग में OMe भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, OMe लोन पेयर की वजह से +M कैरेक्टर शो करता है, लेकिन इस ऑक्सीजन का, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी वजह से -I इफेक्ट भी शो कर सकता है। लेकिन इन दिस केस कि जो +M है इसका जो इफेक्ट है वो मच ग्रेटर होता है देन +I इफेक्ट, यानी ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश करेगा, इसका मतलब जिसका एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर रहा है, तो यानी इसका वैसे भी सेकंड का ग्रेटर हो जाएगा थर्ड से। तो ये 2-3 तरीके हैं, आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल जो आपका करेक्ट आंसर आया इज बी। राइट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ गाइज, अब इसमें मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, राइट। सो इसमें आप देखिए, अ टिन क्लोराइड Q
अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शंस, राइट, ये रिएक्शंस दी गई हैं, एक्स वाई जेड दिए हैं, और उसके बाद क्या पूछा है कि एक्स इज अ मोनो एनायन हैविंग पिरामिडल ज्योमेट्री, ये बोथ वाई एंड जेड आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। नाउ ये तो चार्ज्ड है, एनायन है, और ये न्यूट्रल है। उसके बाद ये सब आपको बताना है। देखिएगा, सबसे पहले तो ये रिएक्शंस कैसे कंप्लीट करें, मैं आपको कुछ मेथड बताता हूँ कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे हैंडल करने हैं। ओके गाइज, नाउ अगर आपने मैंने अपने इस वक्त चैनल पे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है 13 एंड 14 की नीट की एक वीडियो डाली हुई है, अगर आपने उसको देखेंगे तो उसमें मैंने पूरे कंसेप्ट समझाए हुए हैं। तो उसमें मैंने ये बताया था आपको, अगर उसको मैं देखेंगे आप, नहीं तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे बता ही रहा हूँ। देखिए कि सबसे पहले तो टिन क्लोराइड दिया है, तो टिन क्या है, एक ग्रुप 14 का एलिमेंट है, राइट, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड होता है गाइस। नाउ नॉर्मली जो ग्रुप 14 है दैट शुड शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है, राइट। सो डाउन द ग्रुप 4-2 यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। सो अगर आप देखेंगे तो मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जो ऊपर के दो हैं ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, नेक्स्ट 2 हैं इसमें +4 एंड +2 दोनों शो करते हैं, लेकिन +4 ज़्यादा स्टेबल है देन +2, इसलिए ज़्यादा कंपाउंड +4 में एग्जिस्ट करते हैं। एंड अगेन जो लेड है इसमें +2 और +4 दोनों शो करते हैं, लेकिन +2 की जो टेंडेंसी है शो करने की वो ज़्यादा होती है देन +4। ओके, नाउ क्योंकि हम इसमें टिन की बात कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इट कैन आइदर हैव अ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और +2, ठीक है, +2 4 एंड +2। अब क्योंकि मेरा जो टिन है ये SN+4 भी शो कर सकता है एंड SN+2 भी शो कर सकता है, यानी जब मैं इसके क्लोराइड बनाऊंगा यानी Cl नेगेटिव के साथ इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो या तो ये SnCl4 बनाएगा या फिर ये SnCl2 बना सकता है। नाउ इनमें से ये कंपाउंड कौन सा होगा, क्यों, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा, इसके लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ गाइज। जब भी आपके SnCl4 होता है, अब देखिए गाइज मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, है ना, या फिर SnCl2 है दूसरे केस में, जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल कैन आइदर बी H2O, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, या कोई चार्ज आयन जैसे Cl नेगेटिव कर देते हैं हम, ठीक है, या सपोज NH3 से रिएक्शन करा दी जिसपे लोन पेयर है। इन टाइप के कंपाउंड से जब आप रिएक्शन कराते हो तो इस केस में जनरली क्या होता है, SnCl4 के केस में कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये निकल जाता है। यह मेथड याद रहेगा, इस बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस मेथड से सोल्व हो जाएंगे और हमें मेनली तो एग्जाम में ही नंबर लाने ना। तो जनरली क्या करता है, अटैक करता है और आप ये देखेंगे ये इस तरह से जुड़ जाएगा। अगेन फर्दर अगर आप फिर से इससे अटैक कराते हैं तो ये फिर अटैक करेगा और एक और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी SnCl यहाँ Nu, यहाँ Nu को आप अगर मैं H2O मान लूँ तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OH अगेन OH एंड OH, समझ में आपको, यानी रिप्लेस हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब इस न्यूक्लियोफाइल को या फॉर एग्जांपल H2O है इस पे अटैक करते हैं तो रिप्लेस नहीं करता है, बस इसमें ऐड हो जाता है, राइट, यानी ClSnCl यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, समझ में आपको। नाउ इस तरह का जो मेथड है आप ये याद रखें बस कि इसमें रिप्लेस हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाता है। अगर ये चार्ज्ड है फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव तो यहाँ पे ओवरऑल Cl नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पूरे चार्ज पे। अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल कंपाउंड है जैसे NH3 मान लूँ तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा होगा, समझ में आपको पूरा, मतलब देखिए और अच्छी तरह समझना है तो उस वीडियो को देखें गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा के मैंने काफ़ी कुछ समझा रखा है उसमें। ये मेथड समझ में आएगा गाइस आपको। अब इसके थ्रू अगर आपको ये सारा समझ में आ गया तब पूरा आ जाएगा। अब इसमें ये कहा है कि SnCl2 या SnCl4 ने जब Cl नेगेटिव से अटैक किया तो यहाँ पर एक मोनो एनायन बन गया हैविंग पिरामिडल ज्योमेट्री। नाउ लेट जस्ट सपोज अगर ये मेरा यहाँ पे SnCl4 होता और इसने Cl नेगेटिव ने अटैक किया होता तो वैसे अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो ये अटैक करेगा, ये निकल गया, यानी SnCl Cl Cl एंड Cl, ये Cl नेगेटिव है बाहर, ओवरऑल ये वाला जो Cl नेगेटिव था यहाँ पे आ गया। तो ओवरऑल जो आपका जो ये वाला मेन स्ट्रक्चर है
ये ओवरऑल न्यूट्रल है। समझ में आपको? और न्यूट्रल होने के साथ साथ ये इसकी जो ज्योमेट्री है इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसका मतलब मेरा SnCl4 नहीं हो सकता। अब ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस केस में SnCl2 को देखता हूं तो अब क्या होगा, Cl नेगेटिव ने अटैक किया होगा और ये क्या करेगा, अटैक इस पे करेगा और इसमें जुड़ जाएगा और ओवरऑल चार्ज यहाँ पे नेगेटिव बना दे। समझ में आया गाइस आपको? ये वाला जो मेथड से समझ में आया। तो इसका मतलब जो मेरा Q है इज SnCl2। सो अब मैं पूरी रिएक्शंस कंप्लीट करूं तो पहली रिएक्शन जो SnCl2 की है वो Cl नेगेटिव से अटैक करके यहाँ पे क्या बना रहा है, SnCl3 ओवरऑल नेगेटिव। ये हो गया आपका X, ठीक है, ये हो गया Q। सिमिलरली जब SnCl2 रिएक्शन करेगा Me3N से, जिसपे एक N पे लोन पेयर होता है, तो अगेन क्या बनाएगा, ये SnCl है, Me3N अटैक करेगा इस पे। मैंने क्या कहा था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा अगर न्यूट्रल है, तो इस तरह से Me3N यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। समझ में गाइस आपको? तो ये वाला जो SnCl है यहाँ पे बन गया। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, SnCl2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड Me3N। ठीक गाइस, ये आसान रहेगा शो करना। आई होप गाइस आपको अब तक समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हो गया आपका Q एंड ये हो गया आपका Y। जो लास्ट रिएक्शन है इसमें क्या है कि SnCl2 ने अटैक रिएक्शन कराई CuCl2 के साथ। तो अगेन गाइज आप देखेंगे ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है। बेसिकली क्या है, SnCl2 CuCl2 के साथ रिएक्शन करिए, इसमें 2 Cl नेगेटिव हैं, यानी 2 Cl नेगेटिव आयंस हैं। तो ये ओवरऑल क्या करता है गाइज, SnCl4 बना देता है और प्लस यहाँ पे क्या होगा, CuCl। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, राइट। लेकिन इसमें ओवरऑल क्योंकि 2 Cl है तो SnCl4 बना रहा होगा। जो आपका मेन आपका जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें ये है, जो कि उस मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। तो इधर आपका जो ये है Z है, 2 Cl नेगेटिव है, एक इधर जुड़ा एक इधर Cl जुड़ गया, तो यहाँ पे Cl आ गया। सो अगर अब इस मेथड को लेके मैं 1 by 1 ऑप्शन सोल्व करूं, सेंट्रल एटम X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ सेंट्रल एटम ऑफ X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड यानी SnCl नेगेटिव है। इसका गाइज वैसे तो आप मेथड कैसे भी देख सकते हैं, पिरामिडल ज्योमेट्री है, लेकिन मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग की एक ट्रिक बना रखी है, आपको उसके अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, सबसे पहले जो टिन है उसकी वो गाइज वो वीडियो देखें, उसमें अकॉर्डिंग समझ में आ जाए आपको। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टिन के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है उसको ड्रॉ कर दूंगा। टिन क्योंकि 4A ग्रुप में है तो इसमें मैं 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूंगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पे एक और क्रॉस से ऐड कर दूंगा। नेगेटिव चार्ज मतलब क्रॉस, 2 नेगेटिव हो जाते हैं तो 2 क्रॉस। अब क्योंकि इसमें 3 Cl जुड़ रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, 1 Cl 2 Cl और 3 Cl जोड़ दिए और ये हो गया एक लोन पेयर। अब इसकी अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा एंड ये सिग्मा। अब लोन पेयर क्या है, सिग्मा प्लस लोन पेयर का कंसेप्ट होता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है यानी 4 क्या होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आई होप गाइज आपको पता है, 4 है तो sp3 3 होता है, sp2 होता, 5 होता है sp3d हो जाता। तो इससे क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन ए सही हो गया। देयर इज अ कोऑर्डिनेट बोर्ड इन Y। यस, मैंने बताया था आपको न्यूट्रल कंपाउंड्स है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जुड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये भी मेरा बी ऑप्शन सही है। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन Z इज +2। SnCl4 बनाता तो इसकी क्या है, Sn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी सी ऑप्शन आपका गलत है, राइट। नाउ अगेन द सेंट्रल एटम इन Z हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन गाइज SnCl4 का मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिया था कि टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन अगर आप फिर से देखें तो SnCl4 क्या, तो टिन में क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं तो ऐसे ही रहने दे, 4 Cl जुड़ गए। तो अब लोन पेयर कोई है नहीं, यानी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना हो गया, 4 + 0 यानी 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो ये लोन पेयर क्या है, 0। तो ये भी क्या है, 1 लोन पेयर नहीं है, SnCl4 है। वैसे भी आपको देखते समझ में आ जाना चाहिए था, तो ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आओगे, जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए एंड बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूजन ऑफ MnO2 विद QH in presence of O2 produces a salt W. Alkaline solution of W upon electrolytic oxidation yield another salt X.
द मैग्नीज कंटेनिंग आयन प्रेजेंट इन W and X रेस्पेक्टिवली आर Y and Z, करेक्ट स्टेटमेंट बताने। सो टू बी ऑनेस्ट गाइज, ये जो क्वेश्चन है ये उस कंसेप्ट पे बेस्ड है जिसे आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, ठीक है। मतलब हालांकि ये थोड़ा समझने का भी मैं समझाने के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर अब आपने अच्छी तरह समझ ली तो नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज गाइज ये वे कंसेप्ट है जो बार बार जिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन वे और अदर वे, ये बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि MnO2 का KOH के साथ रिएक्शन कराइए फ्यूज्ड विद O2। सो क्या है कि MnO2 है, सो KOH फ्यूज्ड विद O2, इसका मतलब मैं भी आपको समझाऊंगा। रिएक्शन कराई तो W बना, राइट। इस W का जब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया इन एल्कलाइन सॉल्यूशन तो आपको कंपाउंड बना X, ठीक है। अब देखिए गाइज, जब भी आप, एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, जब भी आप MnO2 को, जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की, तो जब भी आप QH से रिएक्शन कराते हैं जो कि फ्यूज्ड है किसी भी स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, यानी कोई KOH फ्यूज्ड विद स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हमेशा जो इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देता है। MnO2 जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है टू Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। समझ में आ गाइस आपको क्या करूँगा नाउ? इसका मतलब देखिए, ये स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये इस केस में तो O2 लिखा हुआ है, तो ये Mn+6 हो गया। इसके अलावा KOH फ्यूज्ड विद KNO3 भी दिया जा सकता था, समझना। तो सेम रिएक्शन होगी, आप इस बात को याद रखें, ये बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है। एटलीस्ट जो हमारे सिलेबस में तो यही 2 टॉपिक हैं, ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनके साथ दिया जाता है। तो Mn+4 क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी Mn+6 में हो जाएगा। अगेन जब इसको आप ऑक्सीडाइज करते हैं, फर्दर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी देखिए Mn+6 के बाद अब Mn+7 में ही आ सकता है, क्योंकि मैंगनीज की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 ही होती है, तो इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। नाउ अब देखिए, MnO2 ऑक्सीडाइज हुआ KOH के साथ रिएक्शन करके, तो Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी इस कंपाउंड नाम क्या है आपका, K2MnO4, सुना। और सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा, Mn किस कंपाउंड में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखिए K कहां सा है, इस KOH से, ये है KMnO4। समझ में आ गाइस आपको? अगेन अगर आप देखें, इसमें कहा गया है कि जो मैग्नीज कंटेनिंग आयन है प्रेजेंट इन W and X आर Y and Z, यानी W में है आपका Y एंड X में है आपका Z। तो मैग्नीज कंटेनिंग आयन क्या हो गया, 2K को हटा दे, यानी MnO4 2 नेगेटिव, एंड Z क्या हो गया आपका MnO4 सिंगल नेगेटिव। समझ में आ गई आपको? इतनी चीज समझ में आ गई आपको? आगे अब देखिए, हम क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है, इन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन Y अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टू गिव Z एंड MnO2। देखिए गाइस, यानी एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ Y, मतलब इसका MnO4 2 नेगेटिव को इन्होंने कहा अगर मैं एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दूं, यानी HIN में डाल दूं, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। सबसे पहले तो आपको ये किस में बोला है, इसमें Z प्लस MnO2। नाउ गाइज, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले डिस्प्रोपोर्शनेशन होता क्या है। गाइज, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन क्या, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा होगा एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा साइमल्टेनियसली। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आपका MnO4 2 नेगेटिव के बारे में, जिसका आपने HIN में डाला, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ। नाउ डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब ये रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। इसमें अगर आप गौर से देखें, Mn की मैंने आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी, क्या बताई थी, +6। नाउ Mn+6 ऑक्सीडाइज होके MnO4 नेगेटिव में, अगर आप इसमें देखें तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। एंड जब आप इसका रिडक्शन करेंगे तो इसमें तो इन्होंने आपको दिया हुआ ही है कि MnO2 मिलता है, तो आपको वैसे कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आपको गाइस मैं क्या कह रहा हूँ, यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब क्या है कि इन दोनों को ये कैसे बना, मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। देख गाइस,
जो मैग्नीज है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दिखा सकता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दीजिएगा, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सब निकाल दिए, मैक्सिमम 7 निकाल सकता है। यानी 6 के बाद अगर ये आएगा तो 7 तक ही जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता, यानी MnO4 नेगेटिव। और रिड्यूस का इन्होंने MnO2 खुद ही दे दिया था, तो मैंने कहा कि Mn+4 है, तो यानी रिडक्शन की रिएक्शन हो ही गई। तो इसका मतलब जो मेरा Z है यहाँ पे, ये क्या है, MnO4 नेगेटिव, राइट। अच्छा, वैसे भी यहाँ पे दी गई थी Z ही है, नहीं इन केस नहीं भी दिया होता तो आप यही लिखते। समझना आपको गाइस कैसे मैंने डिसाइड किया कि कैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन आया होगा। तो इसका मतलब पहला ए जो ऑप्शन है इज करेक्ट आंसर। ये इन्होंने Z दे दिया है गाइस, लेकिन Z ना भी देते तब भी मैंने आपको समझा दिया उस हिसाब से, है ना। तो पहला आपका ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट है। दूसरा है बोथ Y एंड Z आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप। Y है आपका MnO4 2 नेगेटिव एंड Z है आपका MnO4 नेगेटिव। नाउ गाइज जो मैग्नीज है Mn, उसका जो एटॉमिक नंबर है 25, Ar3d5 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब इसको क्या बनाएंगे, देखिए मैंने आपको बताया था ट्रिक, उसमें केमिकल बॉन्डिंग में ही आप ऐसे समझ सकते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें 2 नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है ओवरऑल, तो मैं क्या करता हूँ 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पे 1 है तो यहाँ मैं 1 बना देता हूँ। अब क्या है, सिंपल आप बॉन्ड बनाने शुरू करिए। देखिए गाइस MnO4 2 नेगेटिव है, तो मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा कि 2 बॉन्ड O, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा 1 2 3 एंड 4, राइट। तो इसको आप फिलहाल नेग्लेक्ट कर दें, तो कितना है देखिए सिग्मा 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 सिग्मा। लोन पेयर क्या है, लोन पेयर नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर 0 हो गया, तो ये क्या हो गया sp3, राइट। कैसे, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर क्या है, पेयर नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है तो 0 हो गया लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली अगर आप इसमें देखेंगे O4 के नेगेटिव के, तो 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या होगा सिग्मा 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 सिग्मा। इसमें भी लोन पेयर कितने हैं 0, सिग्मा बॉन्ड 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आएगा इस आपको। सो जो इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा होगा, तो दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल हो गया। सो ये वाला तो ऑप्शन हो गया सही कि हैव टेट्राहेड्रल शेप्स। अब Y एंड Z आर कलर्ड। अब देखिए गाइज Mn जो +7 के कंपाउंड्स होते हैं वे जनरली पर्पल कलर के होते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना रहेगा आपको। और जो Mn+6 के ऑक्सीडेशन के होते हैं वे ग्रीनिश कलर के होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो क्या है, दोनों कलर्ड है, Mn+7 भी Mn+6 भी होगा। सो बेसिकली क्या है, ये आपका दोनों के दोनों ऑप्शन भी हैं, सही है। वैसे भी अगर आप देखिएगा इस पोटेशियम परमैंगनेट जनरली पर्पल कलर का ही होता है, इसे भी याद कर लिया आप, ठीक है। सो ये आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए बी। Y इज डायमैग्नेटिक इन नेचर वाइल Z इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो अगर इसी में ही देखें गाइज, तो क्योंकि इसमें Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसमें क्या हो जाएगा Ar3d1 आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा Ar ही रह जाएगा। तो अगर आप इसमें देखें Ar है तो क्या है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे आर्गन के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो अगर आप देखें Mn+6 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस आपको क्या बताती है कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, क्योंकि इसमें सारे पेयर्ड हैं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब दिस इज डायामैग्नेटिक, राइट गाइज। सो Mn ये क्या है Y पैरा Z डाया, लेकिन इसमें क्या है उल्टा लिखा है, Y डाया लिख रखा है Z पैरा, तो ये हो गया रॉन्ग, ठीक है गाइज। अब लास्ट ऑप्शन है कि इन बोथ Y एंड Z पाई बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। नाउ गाइज देखिए ये तो आपको वैसे ही देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये करेक्ट आंसर है। क्यों गाइज, देखिए अगर जो वैलेंस शेल है Mn+6 के, इसमें क्या है देखिए 3d1 इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पे 3d0 एम्प्टी d ऑर्बिटल है। तो यानी जो ऑक्सीजन जिसके आउटर मोस्ट जो शेल हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे देखिए 8 है इसका, तो 1s2 2s2 2p4, तो यानी क्या है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
इसमें डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो इसमें पी ऑर्बिटल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इस टाइप से ये कंबाइन करेगा, यानी इसका जो पी ऑर्बिटल है इनके डी ऑर्बिटल को मिल के इनके क्या बनेगा, ऑर्बिटल को ओवरलैप करके बॉन्ड बनेगा। समझ में आएगा गाइस, इस केस में भी एंड इस केस में भी, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल है खाली, इसमें भी डी ऑर्बिटल खाली है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो डी है ही नहीं, पी ऑर्बिटल है, तो इनका जो ओवरलैप होगा इसका पी एंड इसका डी। राइट गाइज, समझ में आपको। और वैसे भी अगर आप गाइज इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि इसमें पाई बॉन्डिंग बनाई गई है, तो अगर आप देखेंगे कि MnO4 नेगेटिव एंड MnO4 2 नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। यानी जो देखिए ये क्या है, दूसरे बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई पाई, इसमें भी पाई है और ये एक पाई है, बाकी क्या है सिग्मा है। तो बेसिकली जो पाई ऑर्बिटल क्या बनेंगे, पी ऑर्बिटल इसके ऑक्सीजन के और डी ऑर्बिटल मैग्नीज के। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, तो ये डी ऑप्शन भी करेक्ट है। राइट गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी एंड डी आपका करेक्ट है। चूज द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर विच द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो डेल एच नॉट एफ क्या है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। इस बात को ध्यान देखिएगा कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड को बनाने में फ्रॉम रिएक्टेंट्स इन देयर ओरिजिनल स्टेट, जब आपके जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी ओरिजिनल स्टेट में होंगे, यानी एलिमेंटल स्टेट में होंगे, जो नेचर में जनरली ये पाए जाते हैं उस स्टेट में मिलेंगे, उनको कंबाइन करके मुझे 1 मोल बनाना है कंपाउंड, तो उसको जो रिएक्शन होगी वो स्टैंडर्ड उस केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वल होगी। कैसे, अगर आपको थोड़ा सा क्लियर भी नहीं हुआ है तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है गाइज, इवन जेई में भी रिपीट हो गया। सो अगर आप पहला ऑप्शन देखते हैं 2H2 + O2, नेचर में H2 गैस H2 की फॉर्म में मिलता है तो ये सही है, ऑक्सीजन गैस O2 की फॉर्म में मिलता है ये भी सही है, ये कंबाइन हुआ तो 2H2O लिक्विड, यानी लिक्विड भी सही है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या है, ये 2 मोल आ गया, ये 2 नहीं आना चाहिए था। अगर इसके बजाय ये रिएक्शन ये होती कि H2 + ½ O2, यानी हाफ से डिवाइड कर दूं मैं अगर दोनों साइड, राइट, तो अगर ये ½ O2 H2 + ½ O2, अगर ये H2O इस तरह से बनता तब ये रिएक्शन करेक्ट होती, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसने इसका सारा काम खराब कर दिया, यानी ये ऑप्शन गलत। दूसरे केस में कार्बन गैसीय स्टेट में दी गई है जो कि गलत है, एलिमेंटल स्टेट में नहीं है। H2 गैस में है, ये भी करेक्ट है। C2H6 गैस में है, इथेन जनरली गैसीय स्टेट में होती है तो ये भी करेक्ट है। 1 मोल बन रहा है, ये भी सही है। लेकिन गलत क्या हो गया, ये वाला। देखिए गाइज, जो एलिमेंटल स्टेट जो भी मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जो इस टाइप की क्वेश्चन आपको जब भी मिलती है, या मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो होती है कार्बन की, वो तब होगी जब कार्बन को आप ग्रेफाइट की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, आपने मेरी थर्मोकेमिस्ट्री की अगर वीडियो देखी होगी जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज़ें सोल्व हुई पड़ी हैं इस तरह से। ठीक है, सो अगर यहाँ सी ग्रेफाइट होता तब ये सही हो जाता, लेकिन इस केस में क्योंकि गैसीय स्टेट में ली गया है तो ये गलत ऑप्शन हो गया। अब सी ऑप्शन को देखें कि O2 एलिमेंटल स्टेट है, आई मीन एलिमेंटल मतलब जो नेचुरल स्टेट में पाया जाता है, तो यहाँ पे 1 मोल O3 मिल रहा है जो गैस में है, तो ये करेक्ट है। सिमिलरली अगर इसको देखें S8, देखिए गाइज, सल्फर बेसिकली S8 यानी क्राउन स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, राइट, इस टाइप के स्ट्रक्चर में कुछ मिलता है, तो ये नेचुरल स्टेट है, ये करेक्ट है। O2 गैस है, ये भी करेक्ट है। 1 मोल ऑफ SO2 गैस बन रहा है, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन इज सही। आई होप गाइज आपको समझ में आया हो। ठीक है, सो सी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रूट मीन स्क्वायर स्पीड URMS एंड एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी यानी ई एवरेज ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट इक्विलिब्रियम। गाइस, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि इस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, ई एवरेज वो क्या होता है, 3/2 RT के इक्वल होता है। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपकी URMS है यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये एक मॉलिक्यूलर स्पीड है। 3 टाइप की मॉलिक्यूलर स्पीड पढ़ते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड RMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इसमें RMS के बारे में पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला इसका क्या होता है, 3RT/m का होल अंडर रूट। ये m क्या है, मोलिकुलर मास है, T टेम्परेचर, एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन बोथ केस में।
अब देखिए URMS इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। अब इससे क्या हुआ कि URMS क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टी, इसमें E एवरेज क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टी। पहला है URMS इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। अब देखिए वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा उससे समझा दूं। U1 है ना, इज अंडर रूट टी। नाउ U2 क्या हो जाएगा, सेकेंड वाली, अगर ये 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी से अंडर रूट टी कैंसिल, यानी U1 अपॉन U2 1 अपॉन अंडर रूट 4 यानी 1 अपॉन 2। तो U2 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ U1, यानी URMS इज डबल्ड, तो यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। ई एवरेज इज डबल व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, नहीं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डबल तब होगा जब ये ट्वाइस होगा, अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स रहा तो ये ई एवरेज भी 4 टाइम्स होगा, यानी बी इज रॉन्ग। ई एवरेज एट ए गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर मास, यस, यहाँ पे फॉर्मूले में कोई m नहीं है, तो ये सही ऑप्शन है। डी URMS इज इनवर्सली पुट टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, यस दिस इज करेक्ट, फॉर्मूले से पता लग रहा है आपको, तो इसी सही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन ए सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर ऑल 4 मॉलिक्यूल्स possess परमानेंट डाइपोल मोमेंट एट रूम टेम्परेचर। नाउ गाइस देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, वैसे तो आप देखिए मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था, लेकिन मैं सारे के सारे कंपाउंड्स को डिस्कस करूंगा कि उसमें डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। यानी अब देखिए ए ऑप्शन में पहला है BeCl2। अब देखिए मैं इसको जिस तरह से करूंगा ना गाइस, जो डायरेक्ट मेथड है वो आप यूज करिएगा। देखिए बेरिलियम है, बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 Cl जुड़ गए, मैंने आपको बताया सिग्मा सिग्मा, यानी सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, सिग्मा प्लस Lp 2 + 0 यानी 2। ये मैं आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट करूंगा तो ये समझ लेगा आप। 2 यानी 2 है तो sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ट्रिक है, ट्रिक की वीडियो देखिएगा आप, अगर आती नहीं होगी आपको तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगी। क्या इसमें कोई लोन पेयर है, नहीं है, तो इसका मतलब जो Be है वो Cl एंड Cl इस तरह होगी। इसका जो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यूं, क्योंकि लीनियर शेप में है तो ये आपस में कैंसिल आउट करोगे तो म्यू 0 हो जाएगा, तो ये गलत है। सिमिलरली जब आप CO2 को देखते हैं, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में है आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 O जुड़ गए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ये याद रखिएगा। तो अगेन इसमें क्या है, सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड है, पाई नहीं करेंगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर जो है तो 2 सिग्मा हो गए, तो 2 यानी sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया अगेन ये, क्योंकि लोन पेयर भी नहीं है तो लीनियर शेप ही हो जाएगी। लोन पेयर क्यों बता रहा हूं मैं आपको, अभी आगे के ऑप्शन में समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये देखिए, ये जो आपका म्यू है इसका इधर ओवरऑल म्यू 0 हो जाएगा क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी क्या है, CO2 गलत है। इसका भी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है, मतलब डाइपोल मूवमेंट नहीं है इसका कोई, रूम टेम्परेचर पे 0 हो गया। अगेन BCl3 देखते, बोरोन आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 Cl जुड़ गए, कोई लोन पेयर नहीं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, सिग्मा प्लस Lp की वैल्यू अगर 3 आए यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी BCl Cl एंड Cl इस तरह आ गई, ये शेप हो जाएगी प्लेनर, राइट। तो यानी इधर भी और इधर भी ये क्या है, क्योंकि 120 डिग्री का एंगल है, तीनों के तीनों आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं तो म्यू 0 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। अगेन आप अब CHCl3 देखते हैं तो ऑब्वियसली CHCl3 तो गाइस बहुत कॉमन है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन है, Cl 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 3 हो गए और 1 H हो गया, सिग्मा 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 प्लस लोन पेयर का सम क्या आ गया 4, तो यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन इधर और Cl 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 और 1 H टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसका म्यू 0 नहीं होता, आपको पता ही है, तो ये क्या है, इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। फिलहाल आपका रॉन्ग आंसर हो गया क्योंकि सब में होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखिए NO2 का, तो NO2 में जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वे क्या है 5, ठीक है गाइज। नाउ 2 O जुड़ गए डबल बॉन्ड से, तो अब क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए सिग्मा प्लस सिग्मा, Lp क्या है 0 है, लोन पेयर तो नहीं है ना कुछ गाइज, लोन पेयर नहीं है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर क्या हो जाएगा, Lp 0 सिग्मा 2 यानी 2, यानी sp हाइब्रिडाइज इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए गाइज sp द हाइब्रिडाइज का अकॉर्डिंग n का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है ऐसा नहीं आता। समझ में आपको गाइज मैं क्या कह रहा हूँ,
इसमें होता क्या है गाइस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो बॉन्ड है ये थोड़े से रिपल्शन की वजह से थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक ऑक्सीजन O है गाइस, इस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, लोन एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये थोड़ा बैंड शेप हो जाती है, पुल कर देते हैं इस तरह से। समझ में आपको गाइस? तो इसका जो ओवरऑल म्यू होगा वो जीरो नहीं हो पाता, इसकी वजह से क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस लोन पेयर की वजह से ये लीनियर शेप नहीं रहा, ये थोड़ा पुश हो जाता है नीचे। अब ये ट्रिक है गाइज, ये मेथड भी है, ये आपको सारे समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो करेक्ट है, इसका म्यू नॉन जीरो है। NH3 नाउ गाइज देखिए, NH3 तो आपको पता ही है म्यू इसका नॉन जीरो ही रहता है। NH3 तो आपको गाइज पता ही है म्यू इसका नॉन जीरो ही रहता है। वैसे भी आपको बता दूं, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 नाउ गाइज NO2 यानी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, इनके स्ट्रक्चर की आपको मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है वीडियो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जल्दी, तो आप उसे देखें। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप बिना उसके जल्दी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो NH3 क्या है, 1 2 3, लोन पेयर 1 है तो सिग्मा प्लस लोन पेयर क्या हो गया, सिग्मा 3, लोन पेयर 1 यानी 4, sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब क्या है, N है, 3 H हो जाते हैं, एक लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से क्या है, ये थोड़े से पुश हो जाते हैं, ऑब्वियसली सबको पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो इस लोन पेयर की वजह से इसका जो म्यू है वो नॉन जीरो हो जाता है। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। तो ये भी म्यू नॉन जीरो वाला है। अगेन अब आपके देखते हैं POCl3, अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो नेक्स्ट POCl3 लिखा हुआ है ये। तो फॉस्फोरस के जो आउटरमोस्ट शेल में अगेन नाइट्रोजन के रूप में है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अगेन PO 2 तो बॉन्ड O के बना दिए, तीन बॉन्ड ने Cl के साथ बनाए, तो सिग्मा कितने हो गए, एक सिग्मा, ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा काउंट करने से सिग्मा 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 प्लस LP कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 LP 0 यानी 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होना चाहिए, P डबल बॉन्ड O Cl Cl एंड Cl। समझ में गाइस आपको? तो इसका क्या है, म्यू तो वैसे देख के समझ में आ रहा है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये O डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये भी सही है। CH3Cl अगेन गाइज CHCl3 की तरह ये भी नॉन जीरो हो जाता है, मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ये सही है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं गाइज, BF3 बोरोन आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन F 3 ये हो गए, राइट। तो इसका क्या है, सिग्मा प्लस सिग्मा सिग्मा प्लस LP क्या हो गया 3, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यानी BF कोई लोन पेयर नहीं है तो प्लेनर ज्योमेट्री है और 120 डिग्री तीनों में एंगल है, तो यानी ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका मतलब जीरो, तो गलत हो गया। ठीक, अगेन गाइज आप ऑक्सीजन यानी O3 को देखेंगे तो O3 में जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, O3 3 O हैं, एक O के तो ये मैंने ये बना दिया है ना, बाकी के अब 2 जोड़े हैं तो 2 O हो गए, एक लोन पेयर हो गया, तो सिग्मा प्लस सिग्मा एक LP यानी सिग्मा LP कितना हो गया, 1 + 1 2 और एक LP यानी 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो sp2 हाइब्रिडाइज कैसे दिखेगा, देखिए एक O ये हो रहा, एक O ये रहा, एक O लोन पेयर डोनेट करता है ये हो रहा, एक यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आपको साफ दिख रहा है म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये है ऑप्शन, लेकिन फिलहाल तो ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट ही हो गया सबका सब। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं, बाकी हम ऑप्शन प्रैक्टिस की वजह से देख रहे हैं। तो गाइज अब बाकी का देखेंगे, अगर SF6 में जल्दी जल्दी देखता हूँ, ऑक्सीजन के ग्रुप में है, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 F जुड़ गए। तो अगर आप देखेंगे सिग्मा प्लस LP क्या, LP 0 1 2 3 4 5 6 हो गया सिग्मा, यानी 6 का मतलब क्या हो गया, sp3d2, यानी अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, यानी सल्फर यहाँ पे है, सेम प्लेन में 4 F हैं और 2 परपेंडिकुलर हैं F और F इधर। ठीक है, ये सेम प्लेन में है और ये परपेंडिकुलर है। अगर आप गौर से देखें ये वाला F और ये वाला F एक दूसरे के म्यू को कैंसिल कर देंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन में। सिमिलरली ये वाला F और ये वाला F आपस की को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड सिमिलरली ये वाला F और ये वाला F आपस के म्यू को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल म्यू जीरो हो गया। तो ये नहीं है। XeF6 में देखें गाइस जल्दी से थोड़ा सा, Xe के आउटरमोस्ट जो शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 6 7 एंड 8, 6 जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 F जुड़ गए।
सो सिग्मा प्लस एलपी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर 1 यानी 7, इसका मतलब sp3d3, 3 3 6 और एक 7, एस हो गया, spt3d3 हो गया। अब गाइज अब इसमें ध्यान से देखिए आप, तो नॉर्मली जो spt3d3 जो इसका स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है इसमें, क्योंकि एक लोन पेयर भी है तो एक्स ई हो गया, ठीक है। अब 4f, देखिए आइडियली अगर ये लोन पेयर ना होता तो कैसा होता, आइडियली कि 4fe आपस सेम प्लेन में है और जो 2fe हैं वे परपेंडिकुलर हैं। तो जैसे SF6 के केस में हुआ था, तो आइडियली इसका म्यू 0 होना चाहिए था कि ये और ये आपस में कैंसिल कर देंगे, ये इसको कैंसिल कर देंगे, ये इसको। लेकिन इसमें अगर आप गौर से देखें, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या है, इन सब बॉन्ड को थोड़ा सा पुश कर देगा। तो ये क्या है, ये और ये अब ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये और ये बॉन्ड स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेंगे। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, प्लेन, ये भी थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। ये लोन पेयर है, ये भी थोड़ा इधर झुक जाएगा, ये भी थोड़ा सा इधर झुक जाएगा। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते, इसलिए म्यू इसका नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में? तो फिलहाल ये म्यू नॉट 0 है, ऑप्शन तो सी पहले ही गलत हो गया था। अब लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं गाइज। देखिए सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप में है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गए, यानी लोन पेयर 1 हो गया। सिग्मा प्लस एलपी क्या हो गया, 1 2 3, तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए ना। देखिए नॉर्मली SO2 को देखते ही हम इस तरह की शेप बनाने की सोचते हैं लीनियर, कि ये आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, हम इस लोन पेयर को काउंट नहीं करते। इस लोन पेयर की वजह से गाइज होता क्या है कि ये जो पुश हो जाते हैं इसकी तरफ, क्योंकि भाई ये भी नेगेटिव लोन पेयर है, बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, ओ इस तरह ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, यानी म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली C6H5Cl तो बहुत कॉमन है, इसको आप समझ ही गए होंगे कि ये Cl है, इसकी वजह से यहाँ पे आपका जो म्यू है 0 नहीं होता, डाइपोल मूवमेंट होता है इसका। H2SC अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन के ग्रुप में है, तो 6 इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 H हो गए। लोन पेयर कितने हो गए, 2, तो 1 2 3 4 काउंट आ गया आपका सिग्मा प्लस एलपी का, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। तो यानी देखिए सेलेनियम यानी 2H ये जुड़े और 2 लोन पेयर हो गए। जैसे H2O होता है ना गाइज, वैसा ही स्ट्रक्चर है इसका, तो आप देखेंगे इसका म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये भी सही है आपका। BRF5 है, अब BRF5 में देखिए अब तक हम गाइज कर क्या रहे हैं, अगर आपने सबसे गौर किया होगा, जो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको लिया है, हाइड्रोजन को नहीं काउंट करेंगे बस उस कंपाउंड में। जैसे NH3 है तो एक लोता H को मानेंगे ही नहीं सेंट्रल एटम, N को ही मानेंगे बस। जैसे लेकिन CHCl3 में H भी है, C भी है, CHCl3 भी है, H को इग्नोर कर दे। CnCl में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो कार्बन को सेंट्रल मेटल एटम मान लिया, जिसके हमने 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह ले लिए। तो आपको ये वाला मेथड यूज करना रहता है। तो BRF5 में Br कम इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स। F के भी सेम ही होते हैं, लेकिन फिलहाल Br का सेंट्रल मेटल एटम है। F 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर हो गया, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्मा प्लस एलपी हो गया, यानी sp3d2 शेप हो जाएगी। देखिए आइडियली sp3d2 जो होनी चाहिए, आइडियली अगर मैं लोन पेयर को कंसीडर ना करूं तो उस केस में इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ये तो स्क्वायर प्लेनर की थोड़ा शेप में हो गया, ठीक है, और ऊपर जो हो गया इसका जो F है इधर, तो वैसे इसमें भी जो ये और ये आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, जो डाइपोल मूवमेंट सिर्फ इसकी वजह से आ रहा होगा, वैसे भी नॉन जीरो है। लेकिन अब क्या है गाइज, इसमें एक लोन पेयर भी आ जाता है, ठीक है, तो लोन पेयर की वजह से हल्का सा आप कुछ और मान ले तो म्यू और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा था XCF6 इनके केस में। तो इसका म्यू भी क्या है, फिलहाल ओवरऑल नॉन जीरो है। तो यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, A एंड D आर योर करेक्ट आंसर्स। आई होप गाइज आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द डीके सीक्वेंस ये दी गई है गाइज, एंड X1 X2 X3 एंड X4 आर पार्टिकल्स या रेडिएशन एमिटेड बाय द रेस्पेक्टिव आइसोटोप्स, द करेक्ट ऑप्शन आर। दे गाइज इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, आई होप आपको होगी, कि अल्फा पार्टिकल He42 ये लिखते हैं अल्फा। बीटा एक पार्टिकल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें 0 मास है, -e चार्ज है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली गामा रेडिएशन में न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन में ऊपर एक मास है, 0 चार्ज है, प्रोटॉन में 1 1 और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में इस तरह से लिखा जाता है। राइट गाइज, इस बेस को मान के अगर आप चलें तो ये आगे देखिएगा, ये सिंपल मैथ ही है बस,
ये क्या है, माइनस किया हुआ है इसमें, तो 238 में मैं क्या माइनस करूँ तो 234 आ जाए। तो ऊपर क्या है, एक्स के 4 होगा और नीचे क्या है 2 है, तो नीचे 2 माइनस किया होगा, यानी एक्स ई 42 माइनस किया होगा तब ये थोरियम आया होगा। तो एक्स ई 42 का मतलब क्या है, ये एच ई एल्फा पार्टिकल, तो ये एल्फा पार्टिकल है। अगेन 234 90 और ये 234 91 है। इसमें देखिए इंक्रीज हो रहा है, इसमें सेम है, तो यानी इलेक्ट्रॉन में अगर 0 एंड -1 इसको माइनस कर दूं तो क्या होगा 90, ऊपर तो 234 माइनस 0 234 सेम है, नीचे 90 माइनस -1 हो जाएगा, तो यानी 91। तो ये इलेक्ट्रॉन यानी क्या हो गया, बीटा पार्टिकल हो गया। सिमिलरली अगर आप इस आगे के ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें क्या 234 91 है और इसमें 234 सेम है। अब क्या है देखिए x3 यहाँ पर आपका, क्योंकि मास बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो 230 और 91 अब नीचे नहीं दिया गया है, ठीक है क्या है, तो नीचे क्या देखेंगे 234 सेम है। तो अब देखिए इसमें ये गामा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है एंड पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है गाइस। अब मैं फिलहाल में क्या करता हूँ, इसको तीनों ऑप्शन में लिख लेता हूँ यहाँ पे कि XE3 क्या होगा 0 0 भी हो सकता है, x3 आपका यहाँ पे 0 -1 भी हो सकता है और x3 आपका 0 +1 पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है। अब तीनों केस में देखिए ना, अगर ये x3 माइनस हुआ होता इस केस में, तो जो मेरा z है, z क्या बन जाएगा 234 91 है ना, सेम। इस केस में क्या हो जाएगा z 234 और माइनस आ जाएगा यानी 92, और इस केस में क्या हो जाएगा z 234 एंड एक माइनस हो जाएगा यानी 90। अब देखिए तीनों ऑप्शन में, अब आप इस तरह देखिए 234 z 91 है, इसमें मैं क्या माइनस करूँ कि 230 आ जाए और 90 आ जाए। अब देखिए x ऊपर माइनस करूँगा तो 4 अगर माइनस किया तो 230 आ गया इधर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक आ रहा है, तो 4 एंड ए कुछ नहीं आ सकता। अब इस 4 को देखते आपको ये तो पता लग गया होगा हीलियम पार्टिकल है, ठीक है। तो ये क्या है He42 होना चाहिए। अब ये 230 है, सिंपल आप कर ले, देखिए इसको मैं x मान लूँ और इसको मैं 2 मान लूँ, यानी x -2 = 90 होना चाहिए, यानी x = 92 हो गया। तो इधर आपका क्या है बेसिकली ये 92 है, तो इसका मतलब x3 क्या हुआ था, ये वाला एक बीटा पार्टिकल डिलीट किया गया था। तो इसका मतलब अब मैं अगर ऑप्शन वाइज देखूं, x1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ए क्या है क्योंकि अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो दिस इज करेक्ट। x2 इज बीटा पार्टिकल, दिस इज करेक्ट। x3 इज गामा, नहीं अभी देखा हमने बीटा पार्टिकल है, रॉन्ग। एंड अगेन z इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, आइसोटोप क्या है, z इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, तो इसका मतलब दिस इज करेक्ट, तो यानी डी भी सही है। आई होप गाइस आपको समझ गया, ए बी एंड डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। देखिए गाइस, मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखिए गाइस, मैं आपको बताऊं, आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ते हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं। नो गाइस, कार्बोहाइड्रेट्स ये बेसिकली वे कंपाउंड्स हैं जो कि अपॉन हाइड्रोलिसिस, यानी अगर कार्बोहाइड्रेट्स को मैं पानी में डाल दूं तो ये ब्रेक हो जाता है मल्टीपल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स में। मतलब अगर मैं किसी कार्बोहाइड्रेट को लूं और पानी में डाल दूं तो वो ब्रेक हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आपने स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखा होगा, राइट, CHO है और इधर OH H OH H OH, इधर H H OH एंड H, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है बेसिकली। L क्या हो जाता, जब ये OH इधर आ जाता है H इधर आ जाता है, सिंपल लास्ट वाला बस। तो फिलहाल डी ग्लूकोज है। अगर आप देखेंगे इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सी OH ग्रुप बहुत सारे हैं इसमें, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या है, ये वाला ग्लूकोज, ऐसी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो जाता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट को आप ब्रेक कर देते हैं पानी में डाल के, तो इस टाइप के ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इन सब में ब्रेक हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। नाउ बेस्ड ऑन कि
कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स में ब्रेक होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कार्बोहाइड्रेट वो डिवाइडेड हो जाता है। कैसे, देखिए हम बेसिकली इसको 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक तो बोलते हैं शुगर और एक होते हैं नॉन शुगर। ठीक है, शुगर बेसिकली क्या है, मीठे होते हैं, और नॉन शुगर क्या है, मीठे नहीं होते। शुगर बेसिकली क्या है, 2 तरह की होती है, मोनोसैकेराइड्स। अब देखिए गाइज, अब जो मैं समझा रहा हूँ देखिएगा, मोनोसैकेराइड जो इसमें दिया हुआ है, एक होता है ओलिगोसैकेराइड्स, और सिमिलरली जो नॉन शुगर है इसमें होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अब जो मोनोसैकेराइड है गाइज बेसिकली ये सिंपलेस्ट यूनिट होती है। इसकी डेफिनेशन ही ये है कि वे यूनिट या वे शुगर जो पानी में अगर मैं डाल दूं तो फर्दर ब्रेक नहीं होती। ये सिंगल क्या है, सिंपल एक यूनिट होती है। ओलिगो में क्या, अब देखिए मैंने जैसे आपको ग्लूकोज की यूनिट बनाई थी ना भी एक, तो ये अब इस डॉट को आप एक ग्लूकोज की यूनिट मान ले, तो वो एक ग्लूकोज की यूनिट ये है मोनोसैकेराइड। बेसिकली ग्लूकोज मोनोसैकेराइड ही होता है कि जो पानी में डाल के आगे ब्रेक नहीं हो सकता। ओलिगोसैकेराइड में क्या है कि 2 से लेके 10 तक की यूनिट आपकी जुड़ सकती है, यानी जब आप इनको ब्रेक करते हैं पानी में तो ये ब्रेक हो सकती है। कोई 1 में ब्रेक हो गया, कोई यूनिट 2 में ब्रेक हो गई, कोई यूनिट 3 में ब्रेक हो गई, इस तरह से ब्रेक हो जाता है। सिमिलरली पॉलीसैकेराइड जिसमें मोर देन 10 यूनिट्स ऐसी जुड़ी हुई होती है। सो मोनोसैकेराइड्स बेसिकली सिंपलेस्ट शुगर है, सिंपलेस्ट शुगर, राइट। सो अपॉन हाइड्रोलिसिस इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। और जैसे मैंने क्या किया आपको, अभी मैं आपको इसमें जैसे एक एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे मैं सुक्रोज का एग्जांपल दिया हुआ है। सुक्रोज बेसिकली जब आप, सुक्रोज क्या है, ओलिगोसैकेराइड है, यानी ओलिगो कैसा, डाइसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड जुड़ के एक सुक्रोज बनता है। तो जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो 2 यूनिट मोनोसैकेराइड में ब्रेक हो जाता है। अभी मैं समझाऊंगा इस सी के हाइड्रोलिसिस के ऑप्शन में। तो फिलहाल आप ये माने कि जो मोनोसैकेराइड है बिकॉज इट इज अ सिंपलेस्ट शुगर, सो इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि ये ब्रेक ही नहीं हो सकती, ये सिंपलेस्ट है, इसके आगे कुछ नहीं है। समझना। तो आपका जो क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेरी जो बायोमोलिक्यूल्स की जेई की प्रीवियस ईयर्स की वीडियो गाइज, अगर आप उसको टाइम मिले आप उसको देखें, आपको बहुत सारे जो डाउट होंगे ना इनमें चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे सारे, और ये मेरी गारंटी है। अब आया ऑप्शन बी। बी में क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूटामिक एसिड। नाउ गाइस देखिए, ब्रोमीन वाटर यानी Br2 इन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जनरली इसका जो काम है वो एनसेचुरेशन को प्रेजेंट देखने का काम आता है। ब्रोमीन वाटर बेसिकली रेडिश येलो कलर का होता है, थोड़ा रेड कलर का, थोड़ा येलोइश कलर का, इस टाइप का कलर का होता है। तो जब ये किसी कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये कह देते हैं कि उस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है। हालांकि प्रेजेंट सिनेरियो में, आजकल के टाइम में जो हम ब्रोमीन वाटर यूज़ करते हैं वो जनरली सिर्फ एल्डिहाइड की प्रेजेंस को देखने के लिए ही यूज़ करते हैं सिर्फ। समझे। तो इसका क्या होगा, RCHO है सपोज, तो जब ब्रोमीन वाटर में डाल देंगे आप तो RCOOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि ये ब्रोमीन वाटर डाला रेडिश येलो टाइप का कलर का हुआ तो ये कलरलेस हो जाता है। समझ में आपको गाइस। तो ये देखा कलरलेस हो गया, इसका मतलब इसमें CHO प्रेजेंट था। ठीक। अब इसमें बेसिकली ये नहीं पूछा, इसमें ये तो आपका बेसिक हो गया था। इसमें ये पूछा है कि ग्लूकोज को मैं जब ब्रोमीन वाटर में डालूंगा, अब देखिए क्या बनेगा। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देखिए CHO है और ये हो गया CH2OH, यहाँ पे है OH H OH OH, ये डी ग्लूकोज है बेसिकली। L ग्लूकोज हो जाता जब मैं OH यहाँ पे लिख लेता है ना। अभी फिलहाल ये है HOH एंड H। अब मैं जब इसको ब्रोमीन वाटर में डालता हूँ क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, COOH में। सो बाकी की यूनिट तो जो ये लिखी है ये जो कि तू यही रहेगी, ये है ना, और यहाँ पे COOH आता है। तो बेसिकली ये क्या है, एसिड बन गया। इन टाइप के एसिड को बेसिकली अगर आपको मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बताऊं ना, तो जब भी आप इस तरह के ग्लूकोज या इन सबको Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो नाम इनका कुछ इस टाइप से होगा, एल्डोनिक एसिड। समझना, एल्डोनिक एसिड बनाते हैं। नाउ बेसिकली जो ये वाला कंपाउंड है यानी ग्लूकोज जो इसमें दिया हुआ है, ग्लूकोज को जब Br2 से ऑक्सीडाइज करते हैं तो इसका नाम है, क्योंकि डी ग्लूकोज है तो डी ग्लूकोनिक एसिड, तो डी ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, ना कि ग्लूटामिक एसिड। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, बी रॉन्ग। अब एक बार आपको और बता दूं, ये ग्लूटामिक एसिड है क्या। ग्लूटामिक एसिड बेसिकली गाइज एक अमीनो एसिड होता है, असेंशियल अमीनो एसिड।
राइट। तो अमीनो एसिड क्या है जिसमें COOH NH2 ग्रुप होता है, राइट। अब यहाँ पे एक पे H और यहाँ पे क्या होता है, देखिए इस टाइप के कंपाउंड रिंग जुड़ा रहता है, ये क्या है CH2 ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड। ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो ये तो वैसे भी नहीं होना चाहिए था, आपको याद होंगे 20 एसेंशियल अमीनो एसिड, तो उसके हिसाब से भी आप इसको रॉन्ग कर सकते थे। सी ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटिव ग्लूकोज एंड लेवोरेटरी फ्रक्टोज। देखिए गाइज, इस क्वेश्चन को करने के वैसे तो तरीके बहुत है, जितना आप थ्योरी में डीप जाएंगे उतना आसान होता जाएगा। लेकिन अगर आपको इनवर्ट शुगर का कंसेप्ट पता है, जो कि जेई में बहुत बार पूछा गया हुआ है, अगर आप मेरी जेई की जो वीडियो प्रीवियस ईयर्स की देखेंगे तो उसमें भी मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है। और देखिए इनवर्ट शुगर क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि इसमें सुक्रोज दिया हुआ है, सुक्रोज एक डाइसैकराइड है C12H22O11। अब इसको जब मैं पानी में डालता हूँ तो ये ब्रेक हो जाता है, कैसे मैं अभी बताऊंगा आपको, इसका स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊंगा। ये ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में। अब ये क्या मसला है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी C6H12O6 है, फ्रक्टोज का भी C6H12O6 है। बस क्या है, ये ग्लूकोज क्या है, एल्डोज है, फ्रक्टोज है कीटोस, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोन का ग्रुप होता है। अब इनवर्ट शुगर का मसला क्या है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एज्यूम करके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता डी, समझ आपको, यानी फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पोलराइज को राइट साइड में टिल्ट कर रही थी, तो अब क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो भी डी ग्लूकोज ही मिलेगा, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में ही मूव कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो ग्लूकोज है वो इनवर्ट वाला मिल जाता है ना, एल ग्लूकोज, यानी ये जो प्लेन पोलराइज लाइट को है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। समझ में आपको गाइस, अगर मैं आम भाषा में बोलूँ, हालांकि ये सही नहीं होगा कहना, मतलब टेक्निकली सही नहीं, लेकिन समझाने में, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो ये भी प्लस में ही मूव करेगा, लेकिन ये माइनस में मूव कर जाता है। अब क्या है कि बाई एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि अगर ये प्लस, ये मान लें कि सपोज ये +52 डिग्री आपका रोटेट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये क्या होगा, -92 डिग्री नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, +52 -92 क्या हो गया, -40 डिग्री ओवरऑल इनवर्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या था, सुक्रोज जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में था, मूव कर रहा था लाइट को, अपॉन हाइड्रोलिसिस ओवरऑल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने लगा इसकी वजह से। तो इसको आप बोलते हैं इनवर्ट शुगर। समझ में आपको, तो जैसे ही इनवर्ट शुगर की फॉर्मेशन है, बेसिकली इनवर्ट शुगर का ही ये कंसेप्ट है। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो गया और ये लेवोरेटरी हो गया। नाउ इसका मैं जो हाइड्रोलिसिस होता है वो मैं जरा जल्दी से आपका समझा देता हूँ ताकि आपको आगे भी दिक्कत ना हो। सो गाइज ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप देखेंगे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O में, तो जो ये लिंकेज है इसको बेसिकली आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तभी इधर क्या है, ये ब्रेक हो गया, इधर H आ गया, इधर OH आ गया, ठीक है। तो अगर आप इधर, ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस हो गया। अब देखेंगे क्योंकि ये डी ग्लूकोज होगा तो ये ऊपर पहुंच जाता है और ये नीचे ही रह जाता है। तो कुल मिला के आपको आइडिया आ रहा होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कैसे ब्रेक होता है, राइट गाइस। सो आगे आप पढ़ेंगे कि ये इन्वर्ट हो जाता है, ये और है, लेकिन आप देखिए डी है और ये एल है। अगर ये डी है, अगर ये एल होता, और गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, सो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। नाउ डी ऑप्शन देखें, द 2 6-membered cyclic hemiacetal forms of D plus glucose are called anomers। देखिए गाइस, वैसे मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई हुई है कि सोहर्स फॉर्म को हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आई सजेस्ट गाइज कि आप उसको देखें अगर आपको नहीं कन्वर्ट करना आता, और वैसे भी अगर याद रख सकते हैं आप स्ट्रक्चर को, आप याद रख सकते हैं। देखिए गाइज, ये बेसिकली डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि OH राइट साइड में, यहाँ OH में यहाँ लिख दूँ, H यहाँ लिख दूँ, तो L ग्लूकोज हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि D प्लस ग्लूकोज है, इसको 6-membered साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स में कर दिया, यानी हेवर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जब मैं इसको हेवर्थ प्रोजेक्शन में बेसिकली कन्वर्ट कर देता हूँ, तो देखिए इस टाइप के 2 कंपाउंड बन जाएंगे 6-membered के यहाँ, ठीक है। अब सब के सब जो ये कंपाउंड्स हैं यहाँ पे जुड़े रहेंगे,
ये ट्रिक है, उसके थ्रू आप देखिएगा। तो CH2OH, यहाँ H, यहाँ HOH, इस पे OH, यहाँ H होता है HOH, HOH, ठीक है। सिमिलरली ये CH2OH है, ये H सेम, HOH ये भी सेम, OH H ये भी सेम, HOH ये भी सेम। जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ इस वाले कम कार्बन पे रहता है, यानी ऊपर OH आ जाएगा, नीचे H। देखिए गाइस, अब इसमें ये कैसे पता करेंगे कि ये एनोमर्स है। एनोमर्स होते क्या, देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जब आप राइट साइड में आएंगे, ये जो C1 कार्बन है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 ऐसे काउंट होगा। तो जो ये C1 है, C कार्बन है C1, इस कार्बन को आप बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन्स, ठीक है। नाउ एनोमेरिक कार्बन पे अगर ऊपर नीचे OH है, यानी देखिए ये क्या है, अगर मैं इसका नाम दूं, क्योंकि ये नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ये क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। उस वीडियो को देखेंगे ट्रिक की तो आपको सब नाम समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं कह रहा हूँ, देखिए आपको समझ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एनोमर कैसे करेंगे कि ये लास्ट C1 कार्बन है, एक OH नीचे है, एक OH ऊपर है, इसका मतलब क्या है, ये डायस्टीरियो आइसोमर्स हो गए, एक दूसरे की कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो गई, यानी एनोमर्स है। या आप भाषा में बोल दूँ ऊपर नीचे आ गए ये वाले, तो सिंपल एनोमर्स है। तो ये मेरा ऑप्शन सही है, राइट गाइज। सो A, C and D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस। बेसिकली आपको जो STUSSUUNT दिए गए हैं, ये पता करने हैं रिएक्शन में, और आपको फाइनल आंसर बताना। तो मैं अब देखिए इस रिएक्शन को सारी को सोल्व करता हूँ 1 by 1, ठीक है। सो पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो ये C6H10O, देखिए गाइस ये आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो C6H10O लिखा हुआ है, ये 5 नहीं है, तो इसका नाम कैसे होगा। देखिए गाइस, मैं जनरली क्या करता हूँ, पहले तो ऑप्शन देख लेता हूँ कि ऑप्शन में सारे साइक्लिक रिंग के हैं, और ये भी ना देखूँ तो सिंपल C6H10O है ना, तो मैं क्या करता हूँ 6 कार्बन, C6H10 है तो C6H12 क्या होगा, ये हो जाएगा, ये H हैं सारे, ये C6H12 है, तो मुझे C6H10 करना, तो मैंने क्या हुआ 2 H हटा दिए। अब देखा एक O बचा, तो यहाँ डबल बॉन्ड O लगा, तो C6H10O आ गया। ऐसे वैसे भी आप अगर आप बना सकते हैं, आप आइसोमेरिज्म के थ्रू बना लें, तो लेकिन ऐसे ही है सिंपल। अब इसकी रिएक्शंस देखते हैं। C6H10O की रिएक्शन कराई CH3MgBr के साथ, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसमें एक्टिव स्पीसी आपकी CH3 नेगेटिव है। तो ये अटैक करेगी इधर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये बॉन्ड खुल जाता है, राइट। सो इधर क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ जुड़ गया और इधर O नेगेटिव हो गया। फर्दर इसको H2O से रिएक्शन कराई गई, तो यहाँ पर आपका OH बॉन्ड आ गया, ठीक है गाइज। ये हो गया आपका Q। अगेन इसकी जब रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl के साथ कराई, अब देखिए गाइज, क्योंकि इसमें कंसंट्रेटेड HCl है, एक्वस नहीं है, तो क्योंकि H आयन है और Cl नेगेटिव है, H आयन इस पे अटैक करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेटेड HCl है, एक्वस नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा Cl नेगेटिव का। तो इसका मतलब देखिए ये OH2 पॉजिटिव हो गया और ये CH3, ये निकल जाएगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पे Cl नेगेटिव अटैक करेगा, ठीक। आई होप समझ पा रहे होंगे गाइज आप। तो यहाँ पे Cl हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका S, ठीक है। नाउ अगेन आप देखेंगे रिएक्शन में Q एंड S हो गया। Q की रिएक्शन कराई अब, तो अब ये आपका Q था, Q की रिएक्शन कराई आपकी H3PO4 के साथ 20%। नाउ गाइज, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी हाइड्रोकार्बन की भी प्रीवियस ईयर्स की, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जब भी आपका H3PO4 मिल जाए या H2SO4 मिल जाए, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में हों भी या नहीं भी। तो ये हमेशा जब भी आपको मिलेंगे तो ये मान के चले कि डिहाइड्रेशन हैपन होता है, ये बेसिकली पानी निकाल देते हैं आपके मॉलिक्यूल्स से, और डिहाइड्रेशन होके एल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं कंपाउंड्स को, ठीक है इस। तो अब इस कंपाउंड में ये तो हो गया, मैं इसे हटा देता हूँ, ये वाला डिहाइड्रेशन होगा, एक H यहाँ पे है और एक H है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर इस H को हटाएगा ये, तो CH3, ये बॉन्ड बनेगा। अगर इस H को हटाऊंगा तो CH3 और ये बॉन्ड बनेगा। ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड जो एल्कीन है वो आपका ये अंदर है, बाहर नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं।
तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो लेस स्टेबल है, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो आपका जो कंपाउंड है वो फाइनल आपका इधर ये वाला बन जाएगा, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला, ठीक है, CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड। ये हो गया आपका गाइज R, ठीक है ना। अगर इसमें देखें, ये R हो गया, R की अब H2Ni और Br2 से रिएक्शन कराई है। R की मैं अगर H2Ni एंड H2Ni के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो ये क्या है, हाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यानी सिंपल ये यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अगेन फर्दर इसको मैं Br2 और HNu से रिएक्शन कराऊंगा। Br2 HNu क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, ब्रोमिनेशन, तो यानी फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे पोजीशन पे बनेगा ये, और यहाँ पे आपका Br जुड़ जाएगा, तो ये CH3 और इसी पे आपका Br होगा, ये हो गया T। अगेन जो R कंपाउंड था इसका आपने HBr बेंजोइल पेरोक्साइड से भी रिएक्शन कराई और U बना। अब देखिए गाइज, अगर मैं खाली HBr से इसकी रिएक्शन कराऊं तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ब्रेक होके यहाँ H जुड़ जाएगा, H आयन से अटैक करेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद यहाँ पे Br इधर जुड़ जाता है, ये होता है। लेकिन ये हो गया इस एडिशन को बोलते हैं नॉर्मल भाषा में मार्कोवनिकोव्स एडिशन बोलते हैं, जहाँ पे मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे Br जुड़ता है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे मैंने साथ में पेरोक्साइड भी डाल दिया है, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल को आपसे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ ये पेरोक्साइड के साथ आपका मतलब है। अब क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड भी डाल दिया है तो इसका मतलब एंटी मार्कोवनिकोव्स जो आपका एडिशन होगा, यानी अब क्या होगा, जो एक वैसे तो डायरेक्ट एडिशन हो जाता है इसमें लेस्ट स्टेबल पोजीशन पे, लेकिन मैं अगर समझने के हिसाब से करूं तो इस बार कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल पोजीशन के बजाय लीस्ट स्टेबल पोजीशन में बनेगा, और यहाँ पे इस बार Br जुड़ता है। समझ में आपको गाइस? तो ये आपका इस तरह से कंपाउंड हो, ये हो गया U। तो आपका क्या हो गया, जो आपका Q है ये SRU ये हो गया, एंड T ये हो गया। अगर आप ऑप्शन में इनको कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो आपका C एंड D ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिएगा, मैच कीजिएगा, आपके ये ऑप्शन दोनों सही निकलेंगे, ये दोनों रॉन्ग है, राइट। आई होप आपको समझ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोंग B2H6 ये सारे कंपाउंड दे गए हैं। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड। अभी बोला है कि जो सेम काइंड के एटम्स है, सपोज में B2H6 है तो B और B के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, या BN3 है या NN के बीच में, इस टाइप के जो सेम कंपाउंड है इनके बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो। बेसिकली ये पूछे, टोटल काउंट पूछा है कितने कंपाउंड्स में, है ना। तो अब मैं सबसे पहले इन सबके स्ट्रक्चर बना देता हूँ और फिर हम देखते हैं। सो पहले अगर आप B2H6 देखें गाइज, मैंने मैंने आपको बताया अभी जो मैं नीट की मैंने अभी P ब्लॉक एलिमेंट्स की बनाई है 13-14 ग्रुप की, उसमें मैंने बहुत बार बताया कि जो B2H6 जिसको आप डाइबोरेन बोलते हैं, सिंगल 2 BH3 मॉलिक्यूल को मिलके बनता है ये, बिकॉज है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और ये नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है। ये जो कंपाउंड है, ये बॉन्ड्स दो, ये और ये बेसिकली इन दोनों बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन दो B और एक H में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इस कंपाउंड में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इन B और B के बीच में नहीं है, कोई बॉन्ड इन B और H के बीच में है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा मेरा, कोई इस और B के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। B3N3H6 है, इसको आप इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, राइट, बोरेजोल भी बोलते हैं या बोरेजाइन भी बोलते हैं। अगर आप देखेंगे इन कंपाउंड्स में जो सेम टाइप के कंपाउंड, देखिए B3N3 है, N और B में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि डबल बॉन्ड बना दिया, इस पे प्लस और इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये तरीका है दिखाने का, आप देखिएगा। तो फिलहाल कुल मिला के इसमें N और N के बीच में या B और B के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, N का B से फिर B का N से इस तरह है, तो ये भी नहीं है हमारा। नेक्स्ट है N2O। सो N2O का स्ट्रक्चर ये है, आप देखिएगा इस N2O, N2O4 या H2S2O3, H2S2O8, ये देखिए ये दो तो ऑक्सी एसिड्स हैं सल्फर के, इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई हुई है।
इसकी भी ट्रिक बनाई है। देखिए गाइज मैंने फिलहाल इसमें डायरेक्ट लिख दिए हैं, ट्रिक देखेंगे आप समझ में आ जाएगा, नहीं तो अगर आपको आते नहीं होंगे तो। ठीक है, तो देखिए N2 में N और N के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये मेरा सही है। N2O4 में N और N के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी सही है। ठीक है, अगेन ये जो H2S2O3 है इसमें भी क्या है, S और S के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये भी सही है। ठीक है, H2S2O8 में OO के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है तो यानी ये भी सही है। बेसिकली बस यही पूछा था, यानी 1 2 3 4 आपका इसका आंसर है। पिछले जो इनमें तो कोई भी नहीं था। राइट गाइज, आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At 143 Kelvin, the reaction of XeO4 with O2F2 produces xenon compound Y. The total number of lone pairs of electron present on the whole molecule of Y is. Now guys देखिए इसका आपको मैं एक हल्का सा एक ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि XeF4 के कंपाउंड जब भी आएंगे हैलाइड्स के, फ्लोराइड्स के, तो 2-3 तरह के कंपाउंड्स ही आते हैं। देखिए गाइज जिनोन है जो आपका, राइट, 3 तरह के बेसिकली बाइनरी फ्लोराइड्स बनाता है। मैं बात कर रहा हूँ बाइनरी फ्लोराइड्स की, XE एंड F ही होंगे, उसमें ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो बाइनरी फ्लोराइड 3 तरह के होते हैं, XeF2 बनाता है, XeF4 बनाता है एंड XeF6 बनाता है। ठीक है, नाउ जनरली क्या होगा जब Xe को आप F2 से रिएक्शन करते हैं और Xe यानी जिनोन आपका एक्सिस में है तो यहाँ पे XeF2 बना देता है। ठीक है गाइस, समझ में आपको। नाउ सिमिलरली जब Xe और F2 रिएक्शन करते हैं, जब Xe और की जो रेशो है फ्लोरीन के साथ 1:5 में है, ये कम है, तो ये क्या होगा, XeF4 बनाता है। अगेन जब XeF2 में XeF2 की रेशो 1:20 हो जाती है तो ये XeF6 बना देता है। कुल मिला के मेरा जो ये कहने का मतलब है, देखिए XeF2 है फ्लोरीन से बन रहा है, अगेन सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। देखिए अगर XeF4 दिया हुआ आपका तो इसकी F2 से रिएक्शन करा दी तो आप XeF6 में डायरेक्ट लिख सकते हैं, या XeF2 दिया और आपको F2 से रिएक्शन कराई तो आप XeF4 में लिख सकते हैं। ये एक तरह से आप ये मान ले कि थोड़ा रेशो चेंज करने का ही तरीका है। तो आप एक ये थंब रूल मान ले गाइज। देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा बता रहा हूँ आपको, आप ये मत कहिएगा कि मुझे कि सर ऐसा तो नहीं है वैसा तो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ जब भी आपको जिनोन के कंपाउंड मिलेंगे आपको इस तरह कर लें। देखिए XeF4 था, मुझे पता है कि किसी O2F2 के कंपाउंड से रिएक्शन कराई, O2F2 के रिएक्शन कंपाउंड से रिएक्शन कराई। ठीक है ना, O2F2 का देखिए गाइज कुछ जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, पेरोक्साइड टाइप्स कुछ। तो जब ये रिएक्शन कराता है ना तो ये माने कि XeF2 इस F2 के साथ मिलके XeF6 बना देता है और प्लस O2 गैस, ऑक्सीजन को, गैस को रिलीज कर देता है। अब ये माने उस तरह से रिएक्शन मान ली जैसे मैंने आपको बताया था कि ये XeF2 कोई फ्लोरीन वाला कंपाउंड होगा तो इसमें ही कन्वर्ट हो जाएगी। ज़्यादा आगे हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कुल मिला के क्योंकि XeF6 हो गया, अब इसमें क्या पूछा है सिर्फ और सिर्फ कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द होल मॉलिक्यूल, देखिए ऑफ वाई। अब XeF6 में अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे करूंगा, देखिए मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी, जिनोन क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है गाइस, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 ये है F से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 एंड 6 F के साथ जोड़ दिया गया है इसको। अब देखेंगे आप एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब क्या इसका आंसर 1 होगा, नहीं, क्योंकि इसमें पूरे मॉलिक्यूल में पूछा है। माइंड यू गाइस, F ये इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रहा है, लेकिन लोन पेयर इसके पास कितने हैं, 3 लोन पेयर होते हैं ना गाइस। सिमिलरली इस F फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर है, सिमिलरली इन सब के पास, यानी 3 लोन पेयर एक फ्लोरीन के पास है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो गए, यानी 18 लोन पेयर्स हो गए टोटल फ्लोरीन के पास, प्लस इस वाले जिनोन के पास जो लोन पेयर है +1, तो प्लस कितना हो जाएगा 18 + 1 19 लोन पेयर्स। राइट गाइज, आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एट 298 केल्विन इज ये। अब देखिए गाइज Kc बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, जब भी Kc आपकी ग्रेटर देन 10⁻³ दे दिया जाए ना, ठीक है, Kc जब आपका 10⁻³ से ज़्यादा हो जाए तो आप समझ लें कि कुछ ना कुछ डिफरेंट होने वाला है रिएक्शन में। आप ये थंब रूल मान लें। ये रिएक्शन दी हुई है, तो व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.06 मोलर ऑफ ये 0.2 मोल ऑफ ये आर मिक्स, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस एक्वस इज फाउंड टू बी ये। इक्विलिब्रियम पे ये मिला, ये द वाई की वैल्यू बतानी है। अब देखिए सिंपल है गाइज,
Fe2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, M1V1 अपॉन V1 प्लस V2, क्योंकि देखिए इक्वल वॉल्यूम मिक्स करे हैं तो वॉल्यूम इसका V1 था, इसका V2 था, तो अब मिक्स कर दिया तो मोल तो इसके इतने ही है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी V1 प्लस V2 की। ये फॉर्मूला होता है ना गाइस, M1V1 प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 होता है ना कुछ इस टाइप से, MV इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2, तो ये वाला फॉर्मूला लग गया। आई होप गाइज आपको बेसिक ये हो गया, क्योंकि आप एडवांस देख भी रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा 0.06 इंटू वी, इक्वल वॉल्यूम है तो वी, ये वी प्लस वी 2V हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया, यानी 0.06 डिवाइड बाई 2 यानी 0.03। ठीक है, सिमिलरली जब आप सल्फाइड आयंस को देखेंगे तो इधर भी यही फॉर्मूला लग जाएगा M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, यानी 0.2 इंटू वी अपॉन 2V यानी 0.2 अपॉन 2 यानी 0.1। Fe2 प्लस की जो कंसंट्रेशन आई अपॉन मिक्सिंग ये Fe 0.03 है और यहाँ पे 0.1 है, आप इसको भी याद रखें, तो ये क्या हो गया 0.03 एंड ये हो गया 0.1। ठीक है गाइस, समझ में आ गया यहाँ तक। नाउ अब देखते हैं अब रिएक्शन क्या दी हुई है, Fe2 प्लस S2 नेगेटिव जो कि इक्विलिब्रियम है FeS के साथ सॉलिड में है, ये ध्यान रखिएगा। एट t इक्वल्स टू 0 इनिशियली हमने क्या देखा कि 0.03 था, अभी मिक्स ही किया है, इक्विलिब्रियम नहीं आया है ना, तो 0.1 ये 0 है। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे सपोज इसमें से x खत्म हो गया और इसमें भी x माइनस हो गया और यहाँ पे x फॉर्म हो गया, ये रिएक्शन होती है। नाउ गाइस अब एक बात ध्यान रखिए, ये जो इस क्वेश्चन में समझने का है और आगे आपको याद भी रखना चाहिए कि हर क्वेश्चन में आ सकता है। केसी मैंने कहा कि मच ग्रेटर देन 10 पावर 3 था, 10 पावर 17 से बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरी रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। देखिए केसी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लिकेशन। अगर ये बहुत ज़्यादा है, केसी ज़्यादा है, तो मतलब रिएक्टेंट बहुत कम है और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है या इक्विलिब्रियम है बहुत ही ज़्यादा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, लगभग कंप्लीट ही होगी उस टाइम पे इक्विलिब्रियम मिला होगा। तो यानी केसी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो यानी रिएक्शन लगभग 100% ही होगी, मतलब 100 से कुछ कम, मतलब पूरी तो 100 नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है, वो कम कंसंट्रेशन है। अब क्योंकि इसकी फाइनल कंसंट्रेशन y इंटू 10⁻17 दी गई है, इसका मतलब 100 में से बस 0.03%, 0.1% कुछ ऐसे ही बचा हुआ है। ठीक है, लगभग कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन। तो मैं ये मान के देखिए, अब मैं कैलकुलेशन हिसाब से कर सकता हूँ कि ये क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट था, x को मैं 0.03 मान लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 0.07 हो गया, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ अभी, ताकि मतलब कुछ भी हो थोड़ा सा तो खत्म हुआ ही होगा। कैलकुलेशन के हिसाब से मैं मान लिया कि हालांकि इसको मैं क्या कर सकता था, इस माइनस एक्स ही था, लेकिन मैंने ये मान लिया कि 0.03 माइनस एक्स लगभग 0.03 के इक्वल ही हो गया, क्योंकि x लगभग पूरा ही खत्म हो गया। समझ में आया होगा गाइस, आई होप आपको थोड़ा बेसिक हो गया, मतलब बेसिक क्या थोड़ा आप समझे। अब केसी की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ FeS अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव। Fe सॉलिड है तो ये 1 हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे इसको हटा के आप मैं सीधा 1 लिख लेता हूँ। अब केसी क्या है आपका दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻17 इक्वल्स टू 1 अपॉन Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन क्या है y इंटू Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन S2 माइनस क्या है 0.07, राइट गैस, तो यहाँ 0.07 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब इसकी रिएक्शन Fe2 प्लस क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻17 इंटू 0.07। गाइज जब इसको आप सोल्व करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू ये 10⁻17 तो ऊपर आ जाएगा 10⁻17, और बाकी का जब आप ये और ये मल्टीप्लाई करके इन्वर्स करेंगे तो लगभग 8.93 8.92 कुछ इस टाइप से बैठेगा। ठीक है, तो अब इससे कंपेयर करें y इंटू 10⁻17 से, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8.93। आई होप गाइज आपको समझ आएगा। सिर्फ आपको गाइज ये वाला जो पार्ट है ना ये समझने में आना था, और आ गया होगा तो बढ़िया, नहीं आया होगा तो बस याद सा कर ले गाइस, प्रैक्टिस कर ले। कुछ लिमिटेड ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार ये पूछते हैं, बिलीव मी, राइट गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल नॉन आयोनिक सोल्यूट टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब देखिए क्या गया है कि ये 39 ग्राम
बेंजीन था, 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन आयोनिक कोई आपने इसमें सोल्यूट डाल दिया, सोल्यूट है, नॉन आयोनिक नॉन वोलेटाइल खुद से ही भाई साहब ने बता दिया। इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज फ्रॉम 650 mmHg टू 640 mmHg, यानी पी नॉट इनिशियली क्या था 650 और पी उसका क्या हो गया 640, ठीक है। नाउ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन अपॉन एडिशन ऑफ द सोल्यूट इज, नाउ बेसिकली डेल टी एफ पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइज। कैसे देखिए, डेल टी एफ क्या हो जाएगा आई इंटू एम इंटू के एफ वेंट ऑफ फैक्टर। नाउ बिकॉज ये जो आपका नॉन वोलेटाइल नॉन आयनिक सोल्यूट है तो आई क्या हो जाएगा इसके लिए 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू एम इंटू के एफ हो गया। के एफ की वैल्यू आपको दी हुई है 5.12, तो यानी डेल टी एफ क्या हो गया 5.12 इंटू मोलैलिटी, एम क्या है मोलैलिटी है ना। अब आप मोलैलिटी निकाल लेगा इस और आपका आंसर आ जाएगा। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, इसमें ये दिया हुआ है पी नोट और पी एस की वैल्यू। सिंस देखिएगा इस पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट होता है एक्स सोल्यूट, सोल्यूट क्या ये क्या होगा एन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई एन ऑफ सोलवेंट प्लस एन ऑफ सोल्यूट। लेकिन इसको आसानी से कैलकुलेशन पर्पज को आसान करने के लिए इसको एक आसान फॉर्मूला हो जाता है कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस अगर मैं कर दूं तो एन सोल्यूट अपॉन एन सोलवेंट में कन्वर्ट हो जाता है। समझना आपको, मेरी सॉल्यूशन वाली वीडियोस देखेंगे गाइज प्रीवियस ईयर्स की तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो मैं ये वाला फॉर्मूला फिलहाल इसमें यूज करता हूँ। ये वाला क्यों यूज करूँ यार, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। तो पी नोट 650 माइनस पी एस 640 अपॉन 640 इंटू एन सोल्यूट अपॉन एन सोलवेंट पूछा गया, राइट। सो एन सोल्यूट अभी मैं बाद में देखता हूँ कि मोलैलिटी मुझे एन सोल्यूट की जरूरत रहती है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। एन सोलवेंट क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास अपॉन एन क्या है मास अपॉन मोलिकुलर मास, यानी मास कितना है 39 ग्राम ऑफ बेंजीन सोलवेंट, तो यही है ना गाइज। अपॉन बेंजीन का मोलिकुलर मास क्या होता है 78, कैसे 12 इंटू 6 6C प्लस H6 6 इंटू 1 12 6 72 प्लस 6 यानी 78 आ गया ना। तो 78 ये क्या हो जाएगा हाफ यानी 0.5, तो ये क्या हो गया 1/64 इक्वल टू क्या हो गया n/0.5, एन सोल्यूट है गाइस। ठीक, अब यहां से आप मोलैलिटी निकाल लें। m क्या है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन W ग्राम ऑफ सोलवेंट इंटू 1000, n क्या है 0.5 इंटू 1/64 ये हो जाएगा ना, 0.5 इधर चल जाएगा इंटू 1000 डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट क्या है 39 ग्राम। नाउ गाइस इस मोलैलिटी की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दें, यानी डेल टी एफ क्या हो जाएगा 5.12 इंटू 0.5 इंटू 1000 अपॉन 64 इंटू 39। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे इस तो आपका आ जाएगा 1.02 केल्विन, राइट। 1.02 अब तो कभी किसी 1.03 लगभग ऐसा आ रहा है आंसर, तो 1.02 मान ले आंसर इसका, राइट। आई होप समझ होगा, बिल्कुल सीधा था गाइज, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन माने, ये एडवांस में आ गया, मैं सीरियसली बहुत आसान क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द काइनेटिक डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फॉर द रिएक्शन ये, ठीक, ये दिया हुआ है कि एक्सपेरिमेंट की कंसंट्रेशन चेंज करी इनकी 0.21 0.1 ये रेट ऑफ रिएक्शन ये आया, तो 4 बार वैल्यूज चेंज करके रिएक्शन रेट आए, ठीक है। अभी उन्होंने कहा कि जो रेट रिएक्शन आया जब इन्होंने ये 5वें एक्सपेरिमेंट की वैल्यू बात बता रहे हैं 5th एक्सपेरिमेंट की, ए इतना लिया ये लिया ये लिया तो फाउंड टू बी ये, ठीक है। अब इसमें रेट की वैल्यू इन्होंने मान लिया आपकी 5 वैल्यू, 5वीं क्या है 0.15 0.25 0.15 और यहाँ क्या है y इंटू 10⁻⁻5 लिखा हुआ है। अब इन्होंने y की वैल्यू पूछनी है, कुछ नहीं गाइज बहुत ईजी है, आई होप आपको लग भी रहा होगा। देखिए गाइज a प्लस बी प्लस सी आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है k इंटू ए की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर y इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर z। अब मेरा ये मेन मोटिव है गाइज कि मैं अगर x y z की वैल्यू पता कर दूं, ठीक है क्या है, तो ए बी सी की मुझे पता है तो r की वैल्यू से मुझे y की वैल्यू पता लग जाएगी। अब देखिए, अब सपोज पहली जो रिएक्शन का रेट था R1, इसकी वैल्यू है 6.0 इंटू 10⁻⁻5, ये क्या हो जाएगा k इंटू 0.2 की पावर x 0.1 की पावर y 0.1 की पावर z, ये दी हुई है वैल्यू। R2
यानी जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसमें 6 × 10⁻⁵ ही दी गई है, यानी k इंटू 0.2 की पावर x, 0.2 की पावर y, 0.1 की पावर z। सिमिलरली R3 में 1.2 10⁻⁴ जिसका रेट दिया हुआ है, तो k इंटू 0.2 की पावर x, 0.1 की पावर y, 0.2 की पावर z। एंड सिमिलरली R4 जिसमें 9 इंटू 10⁻⁵ दिया हुआ है, यानी k इंटू 0.3 की पावर x, 0.1 की पावर y इंटू 0.1 की पावर z। ये तीनों जो एक्सपेरिमेंट से सब में रिएक्शन बना दी। अब सिंपल आपको बस गाइज x एंड y की वैल्यू बतानी है डिवाइड करके, ठीक है गाइज। तो अगर मैं रेट R1 और R2 को डिवाइड कर दूं, यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 की पावर y। कैसे गाइज, देखिए पहला आपको बता दो, बाकी फिर मैं बताऊंगा। इसको और इसको मैंने डिवाइड कर दिया, कैसे के कैंसिल, ठीक, और 0.2 की पावर x ये कैंसिल, 0.1 की पावर x कैंसिल, ये 0.1 और 0.2 बच गए, तो 1/2 की पावर y हो गया ना। ऐसे ऐसे ही करना आपको सारे के सारे। तो 1/2 की पावर y है, और जो रेट दोनों के सेम थे तो ये भी 1 हो गया, तो इधर क्या आ गया 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से 1/2 की पावर क्या है 0, तभी 1 हो सकता है। तो इससे क्या हो गया, y की वैल्यू होगी आपकी 0। सिमिलरली जब R2 और R3 को डिवाइड करेंगे आप, यानी 6.0 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो इधर आप क्या हो जाएगा, आपका 1/2 की पावर z हो जाएगी। सिमिलरली तो इधर आप क्या पाएंगे 12, ये हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा 0.5 की पावर 1, ओके, या 1/2 की पावर 1, तो z की वैल्यू आ गई इससे 1, ठीक है गाइज, समझ में आ गया। अब y वैल्यू पता लगी, z वैल्यू पता लगी। R1 और R4 को डिवाइड करेंगे तो अगेन वही 6 × 10⁻⁵ डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁵ आएगा, यानी 2/3 की पावर x आ जाएगी। तो इक्वल टू हो जाएगा 2/3 की पावर 1, ठीक है। तो x की वैल्यू इससे भी 1 आ गई, यानी x, y एंड z की वैल्यू की 1 1 1। तो यानी जो आपका इनिशियल रेट रिएक्शन क्या था, R = k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू कंसनट्रेशन ऑफ b की पावर y इंटू कंसनट्रेशन ऑफ c की पावर z। तो r क्या हो जाएगा k इंटू a 1 क्या है, तो यानी a, y 0 है तो b रख दें, c क्या है 1 है, z है ना 1, तो ये a, ये बेसिकली रेट हो गया आपका, ठीक है। आपको r की वैल्यू पता करनी है, a की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू दी हुई है, बस k की वैल्यू नहीं पता है। अगेन सिमिलरली सिंपल है, फिर से आप अगेन गाइज जो R1 था ना 6 R1 की वैल्यू एक्सपेरिमेंट 1 इसकी वैल्यू रख दें। गाइज थोड़ा लेंदी है लेकिन वैसे आसान है बहुत, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, इससे 3 × 10⁻⁻3, बस सिंपल। अब इसकी वैल्यू रख लें। अगेन जो आपका 5th एक्सपेरिमेंट था उसमें ये वाली वैल्यूज पुट कर दें, क्या हो जाएगी y इंटू 10⁻⁵ दिया हुआ है, राइट। सो k की वैल्यू क्या होगी 3 × 10⁻3। a की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है 0.15, बी जो आपका सी का कंसंट्रेशन है वो क्या है 0.15, मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ, इसकी रिएक्शन हो जाएगी 6.75 इंटू 10⁻⁵। सोल्व करेंगे गाइज, हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा 6.75, और यही आपका फाइनल आंसर है। मैंने मेथड बता दिया गाइज, कैलकुलेशन आप थोड़ा देख लें, राइट गाइज, दोबारा देखें। सिंपल ऐसे ही गाइज, थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन समझाने की पर्पज से हो गया लेंदी, ये तो आसान है क्वेश्चन। 6.75 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज ये लास्ट क्वेश्चन है पेपर 1 का, 18 क्वेश्चन थे। पेपर 2 का मैं इसके बाद अब अपलोड कर दूंगा बाद में जैसे, ठीक है। सो स्कीम 1 and 2 डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ P to Q and R to S respectively. Scheme 3 describes the synthesis of T from S. The total number of bromine atoms in a molecule of T is, अब T का बेसिकली इसमें जो मोलिक्यूल है इसमें आपका जो फाइनल जो कंपाउंड में Br होंगे एटम्स वे बताने हैं, ठीक है। अब स्कीम 1 स्कीम 2 स्कीम 3 1 by 1 सोल्व करते हैं, उसके बाद अपना आंसर देखते हैं। सो पहला देखते हैं स्कीम 1, NH2 है अमाइन, तो Br2 एक्सिस और H2 के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है। तो अब वी नो गाइज, क्योंकि Br2 H2 एक्सिस है तो ब्रोमिनेशन की रिएक्शन होती है, ये बहुत कॉमन ब्रोमिनेशन की रिएक्शन है। अब देखिए एक्सिस का मतलब क्या है, ये नाइट्रोजन क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉन, ये जो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, तो यहाँ और यहाँ Br जुड़ सकता है। अगर इन केस ही एक्सिस में ना होता तो जो Br है आपका सिर्फ इस पोजीशन पे जुड़ सकता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें एक्सिस है तो ये वाले जो Br पोजीशन है इसमें भी जो Br है वो जुड़ गया, तो आपका ये क्या हो गया, ये आ गया Br2 एक्सिस के साथ। सेकेंड रिएक्शन
NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन है। नाउ NaNO2 प्लस HCl जहाँ भी आपको दिख जाए आपको क्या बनाना है, BDS यानी बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है। मतलब देखिए गाइस, NH2 है, ठीक है, यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl के जब आप रिएक्शन करते हैं इसका मतलब है HNO2 प्लस HCl, ये भी रिएक्शन हो सकती है। तो बेसिकली जब इसके साथ आप रिएक्शन करते हैं वी नो कि यहाँ पे क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट इस तरह से बन जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। राइट गाइस, मैंने डाइजोटाइजेशन की एक वीडियो बनाई गई है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए, वहाँ देखें। ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। तो अब क्या है कि सिमिलरली इसमें BDS है, तो यहाँ पे 3 तो Br ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक, यहाँ पे लेकिन N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव यहाँ जुड़ गया। अब क्या है, CuCN एंड KCN के साथ रिएक्शन कराई, तो यानी CN नेगेटिव एक्टिव स्पीसी है, न्यूक्लियोफाइल अटैक मैंने ऑलरेडी बताया ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाता है। तो यहाँ पे इस बार अब Br तो है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ गया। अब इसका करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस की ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये हाइड्रोलिसिस होगा, ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव अगर मान लें आप, तो पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा, OH नेगेटिव इधर चला जाएगा, 3 बॉन्ड ब्रेक हुए तो OH एंड OH, 3 OH इधर 3 H आ जाएंगे। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो कैसे हो जाएगा, तो RC के ऊपर 3 OH और इधर ऊपर NH3 अमोनिया गैस, तो अमोनिया से भी मुझे मतलब नहीं है। अब मैं देखिए ये एक कार्बन पे एक से ज़्यादा जो OH है अनस्टेबल होता है, तो ये 2 OH क्या होंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, पानी वाटर निकाल देंगे H2 माइनस, तो RC एक OH तो ऐसे रहेगा, ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया, यानी इससे जब आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया होगा CN कन्वर्ट हो गया एसिड में, तो यानी ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका COOH। समझ में गाइस, आई होप आपको अब तक तो समझ में आ रहा होगा। इसकी फाइनल रिएक्शन कराई SOCl2 पायरिडीन के साथ। देखिए गाइस, SOCl2 पायरिडीन की भी एक बहुत फेमस रिएक्शन है। मैंने बताया था जब भी PCl5 या PCl3 या SOCl2 या P+X2X क्लोरीन ब्रोमीन कॉमन होते हैं इसमें, ये जब भी हो आपको और आपके कंपाउंड में रिएक्शन में आप जो आपका रिएजेंट है जिससे आप रिएक्शन करा रहे हैं इन कंपाउंड्स की OH प्रेजेंट है, जैसे ROH, इसको आप सिंपल RCl में कन्वर्ट कर दें। अगर P+X2 है तो यहाँ RX में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल में SOCl2 है तो RCl हो जाएगा। HOH है, H2O वाटर यानी HCl में कन्वर्ट कर देंगे इसको। समझ रहे हैं, H2SO4 है सपोज, ये होता है H2SO4, इसमें 2 OH है, SOCl2 में डाल दूँ तो S डबल बॉन्ड O, इसको सिंपल Cl से कन्वर्ट कर देते। समझ रहे ना आप क्या करते हैं ना, क्योंकि मेरे इस रिएक्शन में ये क्या है, C डबल बॉन्ड OH है, COOH है ना, तो यहाँ SOCl2 क्या हो जाएगा, OH को सिंपल Cl से कन्वर्ट करना है, Cl, ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो जो आपका मेन रिएक्शन है इसमें जो आपका प्रोडक्ट बन गया वो कुछ इस टाइप से बन गया। गाइज ये Br है, यहाँ पे भूल गया था मैं लिखना, ये है ना, तो Br यहाँ पे क्या हो गया, COOCl। समझ में आ गाइज आपको, ये ऑप्शन आया आपका, वो क्या हुआ, Q ऑप्शन है। राइट गाइज, स्कीम 2 देखें। सेकंड ऑप्शन में इसकी बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से कराई गई है। नाउ गाइज ये भी अगेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अगर आपने रिएक्शन देखी होगी तो इस बेंजीन की जब ओलियम के साथ रिएक्शन करते हैं H2S2O7 तो ये बेसिकली सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन हो जाता है और SO3H यहाँ पे जुड़ जाएगा। SO3H रिएक्शन नेम रिएक्शंस हैं, लगभग कॉमन रिएक्शंस हैं। अब SO3H को जब NaOH के साथ हीट करते हैं, अब देखिए गाइज इसके साथ एक स्पेशल केस आ जाता है, मैं आपको थोड़ा हल्का सा समझाता हूँ। जब भी SO3H होता है और उसको आप NaOH के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये बेसिकली एसिडिक H को निकाल लेता है, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको आप जब आप फर्दर हीट करते हैं NaOH के साथ, फिर से रिएक्शन करके हीट करोगे तो ये क्या करता है, O नेगेटिव Na प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका फर्दर आप H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हो तो O नेगेटिव की जगह आपका इस बार OH हो जाता है।
समझ में आएगा इस। तो इससे अगर आपको डायरेक्ट इससे कन्वर्ट करना है तो NaOH के साथ H2O या हीट और मैक्स बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम केस इस क्वेश्चन में है, इन्होंने क्या किया NaOH के साथ हीट किया हुआ है, तो मैं इस NaOH के साथ हीट है तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा आपका OH में, फिनोल में ना। अगेन Br2 एंड CS2 में रिएक्शन कराई गई है, वही सेम रिएक्शन है गाइज जो अभी NH2 की रही थी, ब्रोमिनेशन की रिएक्शन है। तो ये लोन पेयर है, अगेन ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इस तरह एक्सिस में नहीं दिया हुआ है, तो जैसे मैंने बताया था सिर्फ यहाँ पे आपका जो कंपाउंड है ये Br यहाँ जुड़ जाएगा, इधर OH, तो आपका जो ये हो गया S। नाउ जो स्कीम 3, नो S क्या बना आपका, लास्ट रिएक्शन में बना ये, तो क्या हुआ S बना देता हूँ यहाँ, अब T में बनाना है ना। S क्या है OH, यहाँ Br, इसी NaOH के साथ रिएक्शन कराई, OH एक्टिव स्पी OH नेगेटिव है, ये H निकाल लेगा एसिडिक H, तो यानी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये O नेगेटिव में, ठीक है। ये Br हो गया, समझ आएगा इस। O नेगेटिव क्योंकि OH NH SH ट्रिपल बॉन्ड CH हो तो ज़्यादातर इनमें केस में क्या होता है, ये H थोड़े एसिडिक होते हैं, निकल सकते हैं, तो बेस निकलते, बेस इन्हें निकाल देते हैं, कई सारी वीडियो में बना चुका हूँ। इसकी रिएक्शन कराई Q के साथ, Q क्या है आपका जो पहली स्कीम में बना था, यानी ये Br, ये Br था, इधर Br था, और इधर क्या था C डबल बॉन्ड OCl। अब गाइस देखिए ये लोन पेयर है, बेसिकली अटैक करेगा इस पर और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जो आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ इस टाइप से बनेगा, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो यानी कुछ इस तरह से Br, ये O के बीच में बॉन्ड बना, इधर C के साथ डबल बॉन्ड O है, इधर एक रिंग ये है, एक Br ये, एक Br ये, एक Br ये। अब इस कंपाउंड में आपको Br काउंट करने हैं एंड आंसर आपका वो फाइनल हो जाएगा। तो 1 2 3 एंड 4, 4 Br है, इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर है इज 4। सो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा सारे क्वेश्चंस। सो जो पेपर 2 है इसका एडवांस का 2019 का, वो नेक्स्ट वीडियो में, और मैं ऐसे ही 2017 2018 इन सब के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा जल्दी। राइट गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।